लगता है, ये सब सिम्टम्स कॉमन है। पर ये आप क्या करते हो, उसको नजरअंदाज कर देते हो, छोटी सी एसिडिटी समझ के उसको वहां पे एक मेडिसिन लेके उसको भूल जाते हो या फिर उसको ठीक करवाते हो। पर ये बार बार रिपीट होना ये सही बात नहीं है, ये एबनॉर्मलिटी है। एबनॉर्मलिटी इन केस मतलब ये बीमारी की शुरुआत है। मतलब एसिडिटी एक साधारण चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी का हम बोलते हैं ना आमंत्रण निमंत्रण, वो है। तो एसिडिटी क्यों होती है, कैसे होती है, हमारे क्या क्या लाइफस्टाइल्स उसमें खराबी होती है, उसकी वजह से होती है, कैसे हमारा दिन भर का हमारा खाना पीना वो सब उस पे डिपेंड करता है। जो कि हम पूरा दिन भर हमारा जो बोलते हैं ना दिनचर्या, पूरी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी तो ये हमारी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, पर अगर आई तो इसको कैसे रीसेट करना है, कैसे ठीक करना है, आज हम पूरी अच्छी तरह से सीखेंगे। ये छोटा टॉपिक है पर इसको बहुत डीपली हम आज देखेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार रिपीट भी हो जाएगी, उसको आपको ऐसा लगेगा यही बात मैडम यही बोल रहे बार बार सिर्फ खाने से, पर उसका रूट कॉज क्या है वो आज समझेंगे। और उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे, हमारे रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स इसमें कैसे कैसे हमें यूज करना है, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चलो तो हम शुरू करते हैं एसिडिटी। ये तो हो गया, आपको पता है कि ये सिम्टम्स है, एसिडिटी तो है। पर नॉर्मल प्रोसेस क्या है और एबनॉर्मल प्रोसेस क्या है, हम ये पहले सीखेंगे। तो नॉर्मल प्रोसेस कैसी होती है, अगर हम खाना खाते हैं तो वो मुंह में जाता है। हाँ, खाना खाएंगे तो वो मुंह में जाएगा और हमारे सलाइवे के साथ वो मिक्स होके वो प्रोसेस होके वो जाएगा इसोफेगस, यानी हमारी अन्न नलिका उसको बोलते हैं, उसमें जाएगा। अन्न नलिका के बाद वो कहा जाएगा हमारे पेट में जाएगा, और पेट में वो वहां पे उसका पूरा मिक्सिंग होके ब्रेक डाउन होके डाइजेशन होगा। अब जब डाइजेशन होगा तो वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन पूरा तरह से कंप्लीट करेगा, जो हमारे शरीर को हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स वो प्रोटीन्स जो सब चाहिए वो सब डिवाइड करके हमारे बॉडी पार्ट्स को जाएगा। और फिर बाद में वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर से बाहर निकालेगा। ये हो गई हमारी पूरी नॉर्मल प्रोसेस। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये नॉर्मल प्रोसेस कैसा है। अगर इसमें कहाँ पे रुकावट आ गई, कहाँ पे ब्रेक डाउन अच्छी तरह से नहीं हुआ, डाइजेशन वीक हुआ, हमारा जो डाइजेशन फायर है उसमें अगर दिक्कतें आई तो वो कैसे एबनॉर्मलिटी होती है, और इस नॉर्मल प्रोसेस में कैसे एसिडिटी निर्माण होती है हम ये देखेंगे। तो इसलिए मैं फिर से ये रिपीट करूंगी, नॉर्मल प्रोसेस जो हमारा डाइजेशन का नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में वो जो सलाइवा बोलते हैं उसको हम लाल बोलते हैं, उसमें मिक्स होके वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। फिर वो जाता है हमारे इसोफेगस में यानी कि अन्न नलिका में। फिर वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने के बाद हमारे पेट में जाता है। पेट में जाके वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन के बाद डाइजेशन अच्छी तरह से होने के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्रेक डाउन होकर फिर से न्यूट्रिशन प्रोटीन्स जो भी हमारे बॉडी को चाहिए वो सब जगह जगह पहुंचाता है। और इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में आना, वो हो गया, ये सब हो गई नॉर्मल प्रोसेस। तो ये नॉर्मल प्रोसेस आप समझिए, क्योंकि इसको ध्यान में रखिए, अगर इस नॉर्मल प्रोसेस में कहा भी रुकावट गड़बड़ आएगी तो तुरंत उसका फॉर्मेशन हो जाएगा एसिडिटी। तो हम देखिए एसिडिटी होती तो एसिड कहाँ निर्माण होता है या फिर उगता है, तो वो है हमारे पेट में यानी स्टमक में। स्टमक हमारा ऑर्गन जो और एसिडिटी नहीं है, मतलब शरीर का organ है स्टमक यानी हाइड्रोक्लोरिक। अब ये फिर मैं आपको रिपीट करूंगी, आवाज आ रही है क्लियर? चलो, यस, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है। देखो, स्टमक हमारा ऑर्गन है जो ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर में रहता है। ठीक, धीरे धीरे बोलू। हमारा जो स्टमक ऑर्गन है वो ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर रहता है, उसमें ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट रहता है, उसका नाम है HCl। HCl मैन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्टमक का ऑलरेडी नेचर है एसिडिक नेचर। अगर इस एसिड में अगर और हम चीजें डालेंगे जो एसिड बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा,
एसिडिटी निर्माण होगी, एसिडिटी होगी, हमें जो बर्निंग सेंसेशन है वो आएगा। ये सब चीजें क्यों होती है? ये देखो जहां पे अपने इमेज में दिख रहा है, देखो ये है नॉर्मल स्टमक का एसिड और ये है एसिडिटी वाला, मतलब जहां पे हमें जलन होना, हाँ, पेट फूलना, ब्लॉटिंग जिसको हम बोलते हैं, बर्पिंग यानी रिफ्लेक्सेस आने, कट्टी डकार वगैरह आनी, ये है एसिडिटी के लक्षण। ये सब निर्माण होता है जब वो नॉर्मल प्रोसेस में डिस्टरबेंस आता है या फिर जो एसिड है स्टमक का उसमें अगर वो बढ़ गया तो। नॉर्मल एसिड क्यों होता है हमारे शरीर में, हमारे स्टमक में? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हमारे शरीर को जो आवश्यक जो चीजें रहती है, जो घटक द्रव्य रहते हैं हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए वो वहां तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए वो एसिड रहता है हमारे स्टमक में और जो भी बैक्टीरियाज आते हैं उसको मारने के लिए ये काम करता है, इसीलिए हमारे शरीर में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। अगर इस एसिड को हम मतलब हमारी खाने की आदत से या फिर हमारे जो भी लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या की जो नॉर्मल दिनचर्या बताई गई है उसके अलावा जो भी हम दिनचर्या फॉलो करेंगे, यानी जैसे लेट नाइट तक जागना, देर रात तक जागना, मोबाइल देखना, स्क्रीन टाइम, कभी कभी खाना नहीं खाना, कहीं तो रात में ज्यादा देर तक जागना, ये सब जो है ये चीजें उस एसिड को और भी बढ़ाती है। और ये एसिड अगर ज्यादा बढ़ गया तो इसका रूपांतर एसिडिटी में होता है, रिफ्लेक्सेस आते हैं, बर्पिंग आती है यानी खट्टी डकार आते हैं, हमें कभी कभी नौशिया यानी कि जैसे उल्टी जैसा महसूस होता है। ये सब चीजें इस एसिड को और इंक्रीज करने के बाद आती है। तो ये एसिड इंक्रीज कैसे होता है? ये हमारे खाने पीने की आदतों से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये प्रोसेस समझ में आ गया आपको? आ गया है तो थम करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें समझेगा क्या हमको हमारी आवाज आपकी तरफ अच्छी तरह से आ रही है या नहीं। चलो अभी देखते हैं कि आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं। हमने मॉडर्न तो देखा, मॉडर्न में कैसा है कि पूरा वो प्रोसेस है डाइजेशन, गट सिस्टम, तो वो नॉर्मल रहेगा, तो डाइजेशन अच्छा। और आयुर्वेदा में बताया है कि डाइजेशन के लिए दो चीजें जरूरी रहती है, वो है एक पित्त और वात। अगर ये दोनों बढ़ गया है, इन दोनों में अगर इम्बैलेंस है तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, एसिडिटी निर्माण करेगा। एसिडिटी को आयुर्वेदा में बोला है आम्ल पित्त। आम्ल पित्त यानी आम्ल मतलब सॉर टेस्ट और पित्त मतलब आप सभी को पता है हीट, या फिर हाँ हीट ही हम यहाँ बोलेंगे क्योंकि डाइजेस्टिव फायर अलग है, अग्नि। यहाँ पे पित्त यानी हीट। तो ये जब अम्ल बढ़ता है शरीर का या पेट का, तब वो होता है अम्ल पित्त। तो यहाँ पे दो दोषों का समावेश रहता है इसमें, वो एक है पित्त दोष और दूसरा है वात दोष। इन दोनों दोषों में अगर इम्बैलेंस हुआ तो अम्ल पित्त यानी एसिडिटी निर्माण होती है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये क्यों होता है आप मुझे लोग बताओ, चलो कौन कौन सुबह उठ उठे सबसे पहले चाय पीता है खाली पेट बिना कुछ खाए पिए, यानी बिना पानी पिए सुबह उनको सिर्फ चाय लगती है और वो दूध वाली चाय, हमारी डीएक्सएन की नहीं। बताओ तो कौन कौन लेता है चाय खाली पेट? ये एक कारण है उसके लिए। फिर दूसरा कारण है ब्रेकफास्ट ना करना, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप करना, सीधा दो खाना, इसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। और तीसरा कारण है बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ चाय वगैरह कुछ भी ना लिए सिर्फ भूखे रहना, यानी सुबह कुछ भी ना खाना, ब्रेकफास्ट स्किप करना, या फिर सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना। ये सब कौन कौन करता है आप बताओ तो मुझे, थम करो, कौन कौन सुबह चाय पीता है? कोई भी नहीं? चलो अच्छी बात है। हम्म हमारे डीएक्सएन में सब बहुत ही, यस यस, व्हाट टाइप्स ऑफ एसिडिटी हम सब सब बताएंगे। इसमें हम यही सीखने वाले हैं कि क्या क्या हमें करना, क्या क्या नहीं करना है, उसके टाइप्स क्या है, क्या क्या होता है। यस। तो सुबह पहले जो, अभी आप तो है डीएक्सएन की इसलिए आपको सबको पता है कि सुबह जो दूध वाली चाय है या फिर जो नॉर्मल टी पत्ती जो आती है, चाय की पत्तियां बाहर की, उसका सिर्फ चाय पीने से हमें एसिडिटी और भी बढ़ती है। तो ये सब है हमें अवॉइड करना है। तो हम देखेंगे कि एसिडिटी होती कैसी है। आपको सभी को पता है अगर हमारा दिनचर्या अच्छा रहेगा तो हमें कुछ भी दोषेश यानी कुछ भी डिसीजेस नहीं होने वाले, हमारा जो हेल्थ है वो हेल्दी ही रहने वाला है। तो ये जो एसिडिटी है वो धीरे धीरे होती है, तो वो कैसे होती है? हमारा डाइट, हमारा डाइट, हमारे लाइफस्टाइल्स में आने वाले एरर्स,
उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और वो इम्बैलेंस हो जाने के बाद जो हमारा पित्त रहता है, हीट रहता है, वो बढ़ जाता है। और वो बढ़ जाने के बाद हीट अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एसिड ऑलरेडी स्टमक में है तो वो और भी बढ़ जाता है, और हमें रिफ्लेक्सेस या फिर नौशिया, खट्टी डकार, ब्लोटिंग, ये सब जो सिम्टम्स है वो आ जाती है। तो ये हमें कैसे ब्रेकआउट करना है, ये कैसे जानना है, हमें देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो एसिडिटी जो एक मैंने जैसे बोला वो एक दिन में नहीं होती, वो कैसे होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है हमारी आदतों की वजह से। अभी सबसे पहली आदत कौन सी है? रॉन्ग डाइट। रॉन्ग डाइट में क्या क्या आएगा आप सभी को ये पता है, मैंने जैसे बोला ये टॉपिक दिखता बहुत छोटा है, और इसकी जो हमारे रोज की खान पीन, रहन सहन, ये सब उस पर मैटर करता है। ये लगता बहुत छोटा है, इसका सिम्टम साइंस बहुत छोटी है, पर इसका इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना आने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें देखेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि एसिडिटी होती कैसे है और क्यों होती है। हमने तो देखा नॉर्मल डाइजेशन, देखा हमने नॉर्मल डाइजेशन सीखा कि नॉर्मल डाइजेशन में अगर रुकावट आ गई, अगर हीट ज्यादा बढ़ गई, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली उसका असर होता है रिफ्लेक्सेस में। तो वो रिफ्लेक्सेस हमें कैसे कंट्रोल करना है, वो सब हम, उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, वो सब हम देखेंगे। पहले आता है ऑकर्स कैसे होता है, तो वो रॉन्ग डाइट। रॉन्ग डाइट यानी हम ज्यादा तीखा खाना खाएंगे, ज्यादा जंक फूड और इरेगुलर मील्स। इरेगुलर मील्स यानी कभी भी, अगर सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप किया तो दोपहर का खाना हम एक तो 2 बजे खाते हैं, नहीं तो 3 बजे खाते हैं। फिर रात का खाना और भी देर से खाते हैं, 11 11 बजे या फिर 12 बजे, और तुरंत खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ब्लोटिंग होती है, और वो रिफ्लेक्सेस यानी हमारे गले तक आ जाता है वो खाना, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सेस। यानी खट्टी डकार भी आना और वो रिफ्लेक्सेस आना। तो ये क्यों होता है, ये हमारा रॉन्ग डाइट की वजह से है, और वो इम्प्रॉपर टाइमिंग की वजह से है। अगर टाइम टू टाइम खाएंगे तो ये हमारे सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। तो कैसे, एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, मतलब एम्प्टी स्टमक में, एम्प्टी स्टमक चाय भी नहीं पीनी है हमें, और ना ही हमें स्ट्रीट फूड खाना है। उससे पहले जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमें टाइम टू टाइम करना है। हमें चार्ट बनाना है कि मॉर्निंग में कैसा रहना चाहिए हमारा डाइट, दोपहर को कैसा चाहिए, और शाम को कैसा चाहिए। अगर ये सब हम मील टाइम टू टाइम लेंगे तो हमें डाइट एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो दूसरा कारण है इम्पेयर अग्नि। इम्पेयर अग्नि मीन्स क्या है यहाँ पे, जब भी मैंने बताया कि वात दोष और पित्त दोष ये दोनों बैलेंस में रहेंगे हमारे स्टमक में, तभी वो डाइजेशन अच्छे होने वाला है। अगर वो इम्बैलेंस रहेगा, या फिर पित्त ज्यादा बढ़ गया है और वात कम हो गया है, पित्त ज्यादा बढ़ेगा तो हीट ज्यादा बढ़ेगी, हीट ज्यादा बढ़ेगी तो हमें बर्निंग सेंसेशन, यानी जैसे पेट में जलन वगैरह होना, जो हम नॉर्मली बोलते हैं, यूजुअली बोलते हैं कि हमें बहुत जलन जैसा हो रहा है, गरम गरम महसूस हो रहा है, जल रहा है यहाँ पे, ये सब क्यों होता है, वो पित्त बढ़ने की वजह से होता है। और वात का इम्बैलेंस होना, यानी जब वात बढ़ेगा और पित्त भी बढ़ेगा तो वो रिफ्लेक्सेस हमें ऊपर से आएंगे, यानी ऊपर, जो कि हम नौशिया बोलेंगे उसको, खट्टी डकार बोलेंगे। ये सब कॉमन सिम्टम्स है, इसलिए ये शब्द आपको बार बार सुनाई देंगे मेरे मुंह से कि ये सब कॉमन सिम्टम्स है, पर इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। ये कंटिन्यू आना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये होगा इम्प्रॉपर अग्नि के, इम्प्रेयर अग्नि की वजह से। अगर पित्त कम रहेगा और वात ज्यादा बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर लूज मोशंस होगा। ये भी एसिडिटी का ही एक सिम्टम्स है। किसी किसी को देखो, किसी किसी को एसिडिटी होती है तो उनको ब्लॉटिंग जैसा पेट फूलने लगता है, और पेट फूलने के बाद कुछ टाइम के बाद उनको एक तो लूज मोशंस हो जाते हैं, या फिर उनको मोशंस ही नहीं होते। तो ये भी एसिडिटी का एक सिम्टम्स है, एक साइन है। और दूसरे लोगों को देखो कि एसिडिटी होती है तो उनको खट्टी डकारें कंटिन्यू आती रहती है, उनकी मुंह से गंदी स्मेल आती है। तो ये होता है इम्पेयर अग्नि के कारण। और दूसरा है इंक्रीज पित्त। इंक्रीज पित्त, पित्त किस किस चीज से बढ़ता है आपने सीखा होगा बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा में, या फिर कहीं पे आपने सुना होगा किसी किसी से कि पित्त कैसे बढ़ता है, हमारे शरीर का पित्त कैसे बढ़ता है, बताओ तो। आप बताओगे तो फिर मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या आपको बताना है, पित्त कैसे इंक्रीज होता है। तो पित्त क्यों बढ़ता है और कैसे बढ़ता है? देर रात तक जागने की वजह से पित्त बढ़ता है। यस, देर रात तक जागेंगे तो पित्त डेफिनेटली बढ़ने वाला है। अगर हम खाली पेट
पूरा सुबह उठने के बाद खाली पेट हम चाय पिएंगे, चाय कौन सी, वो दूध वाली चाय बोल रही हूँ मैं, हमारा रिएक्शन का नहीं। दूध वाली चाय पीने से किसी किसी को आदतें रहती है सुबह सुबह कॉफी पीने की, ये सब चीजों की वजह से पित्त बढ़ता है, और ये पित्त बढ़ेगा तो एसिडिटी होगी। और एसिडिटी का और भी एक मूल कारण है कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टमक है, हमारा जो पेट है वो ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर रहता है, उसमें ऑलरेडी एसिड रहता है। अगर हमने टाइम टू टाइम उस पे खाना नहीं डाला, उसको फूड नहीं दिया, तो वो एसिड क्या होगा, वो और भी बढ़ेगा। हाँ, वो और भी, जैसे हम जल देखते हैं अग्नि को, हम अगर नॉर्मल रहेंगे, उसको अगर हवा वगैरह कहाँ से भी नहीं मिली तो वो वैसे की वैसी रहेगी, और उसको टाइम तक हमने वो फील ऑन ऑफ नहीं किया तो वो क्या होगा, वो और भी बढ़ेगा। तो वैसा ही रहता है, पित्त बढ़ेगा और पित्त की वजह से फिर आम भी बढ़ेगा। एसिड जो हमारे पेट में है ऑलरेडी, जिसका नाम है HCl, अगर उसको टाइम टू टाइम वो मिल नहीं मिला उस टाइम पे, अगर या फिर खाली पेट हमने अगर ज्यादा चाय कॉफी पी, तो वो जो पित्त है वो आम है वो और बढ़ेगा, यानी जो एसिड है वो और भी ज्यादा हीट करेगा, यानी ऊपर तक चलेगा, और फिर हमें हट्टी डकारे, जो एसिडिटी के सिम्टम्स है वो सब हमें आ जाएगी। तो ये हो गया एसिडिटी कैसे होता है, ये इसका पाथ है। अगर आर्म फॉर्मेशन हो गया तो हमें पता है कि, नेक्स्ट स्लाइड, दो तरफ से होता है, एक तो ऊर्ध्व और अधः, यानी ऊपर की तरफ एसिडिटी आती है या फिर नीचे की तरफ, जैसे मैंने बताया आपको पहले से। कि दो उसके टाइप है। अभी अब देखेंगे कि कॉजेस में कैसा है। सबसे बड़ा कॉज है हमारा डाइट। पित्त को बढ़ाने के लिए, यानी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कॉज है हमारा डाइट। तो जो डाइट में हम क्या क्या लेंगे जिसके कारण हमें एसिडिटी और भी बढ़ती है, ये सब कॉमन चीजें हैं, ये बार बार आपको सुनने मिलेगी, क्योंकि यही एक कारण है। कोई कोई सब खाता पीता सब है, पर बताता कोई नहीं। कि अगर किसी भी पेशेंट को पूछोगे, सब खाते हैं ऑयली फूड, सब खाते हैं फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, चाय कॉफी सब पीते हैं, पर जब भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सब बोलते नहीं मैडम, हम नहीं खाते थे, हम एक ही दिन खाते हैं, कभी कभार खाते हैं, जैसे चीट डे रहता है तभी खाते हैं, पर उनको वो एसिडिटी होती है। यस राइट। क्योंकि क्या होता है, उनका टाइमिंग अलग रहता है। हाँ, चाय कॉफी का टाइम अलग। कोई कोई क्या करता है, दिन भर 4 से 5 बजे, मतलब 4-5 कप चाय पी लेता है, और उससे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। मतलब वो जो इंसान है वो 4-4 5-5 कप चाय पीता है, वो एसिडिटी का प्रॉब्लम बोलते हैं, मतलब उनको एसिडिटी होनी ही है। भले वो टाइम टू टाइम खाना खाए या ना खाए, पर अगर बार बार वो चाय कॉफी पी रहे हैं तो उसकी वजह से उनको एसिडिटी होने ही वाले हैं। और जैसे मैंने बोला, डायट्री में कैसा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें पित्त को बढ़ाता है वो ऑटोमेटिकली एसिडिटी को बढ़ाएगा। पित्त जो है वो किस किस चीजें से बढ़ता है, स्पाइसी फूड, ज्यादा तीखा, ज्यादा ऑयली, और ज्यादा जिसको हम बोलेंगे, या फिर कच्चा बोलेंगे, या फिर नॉर्मल फूड जो बोलेंगे, उससे पित्त बढ़ता है। और फिर आता है टी कॉफी। टी कॉफी तो सबको पता है, ज्यादा कैफीन लेने से, ज्यादा टी लेने से क्या होता है, पित्त बढ़ता है। फिर होता है जंक फूड्स। जंक फूड्स में आपने देखा होगा, पूरा जो बेकरी आइटम्स है वो सब, जो है आइटम्स, बेकरी आइटम्स, वो सब जंक फूड में आते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब है। इससे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। आपने बहुत बार सुना होगा, कोई भी अगर पार्टी करने जाते हैं, पिज्जा खाते हैं रात को, और घर आने के बाद तुरंत सो जाते हैं, फिर उनको सुबह उठने के टाइम उनको एक तो उल्टियां हो जाती है, नहीं तो उनको एसिडिटी हो जाती है, उनको डकारे आने लगती है। तो ये सब उस चीज मतलब वो सब पिज्जा की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कि पिज्जा उन्होंने लेट नाइट, उन्होंने क्यों कहा, कब खाया था, वो लेट नाइट में खाया था, और लेट नाइट की वजह से उनको ये सब हो रहा है, यानी उनका टाइमिंग चेंज हुआ था, उसकी वजह से उनको एसिडिटी हुई थी। ये बहुत सारी नॉर्मल चीजें हैं, मतलब डेली हम लाइफ में देख रहे हैं कि ये जंक फूड खाने से एसिडिटी होनी ही है, क्योंकि वो पचने में बहुत हेवी रहता है। हमारा स्टमक कैसा रहता है, एक तो सा रहता है, छोटू सा रहता है, छोटू सा यानी मतलब हमारे हाथ के आकार के इतना। तो वो उस स्टमक में हम अगर जंक फूड डालेंगे, एसिड जो है वो थोड़ा सा रहेगा, वो सिर्फ एसिड क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और जो बैक्टीरियाज है उसको कील करता है। अगर हम जंक फूड उसमें डालेंगे
तो वो उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी भी टंकी में पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो वो क्या करता है, इधर उधर फेंकने लगता है या वहां गिरने लगता है। तो वैसे ही सेम, अगर उसमें जंक फूड ज्यादा जाएगा तो एक तो ऊपर की तरफ से एसिडिटी आएगी या फिर नीचे की तरफ से, ये दोनों एसिडिटी के मतलब क्या बोलेंगे पाथ है हम। फिर आता है इरेगुलर मील्स। इरेगुलर मील्स यानी टाइम टू टाइम ना खाना। सुबह सुबह उठने का जो रूटीन है, सुबह उठने के पहले नॉर्मल पानी वगैरह पीना, फिर 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करना, फिर दोपहर का खाना 1 से 2 बजे तक खाना, या और रात का खाना 7 से लेके 8 बजे तक, 8:30 बजे तक खाना। ये हो गया नॉर्मल मील का टाइमिंग। पर क्या आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे ऑफिस की कामों की वजह से ये सब चीजों में ऊपर नीचे हो गया है। कोई कोई सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप किया मतलब जो एसिड है उसको खाना चाहिए, अगर उस टाइम उसको खाना नहीं मिला तो वो और भी भड़कता है, यानी एसिड और भी हीट हो जाता है। तो इसीलिए एसिडिटी बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है। और दोपहर का खाना लेट खाना, यानी 2 का खाना, 1 से 2 बजे का खाना, 3-4 बजे खाना, उसके कारण भी एसिडिटी बढ़ती है। और फिर रात का खाना 11 बजे खाना, 12 बजे खाना, या फिर 10 बजे से बाद खाना। तो ये सब इरेगुलर मील्स है, ये सब कारण है हमारे एसिडिटी बढ़ाने का। फिर और आता है दूसरा, सोर और फर्मेंटेड फूड। सोर और फर्मेंटेड फूड मतलब ज्यादा खट्टे खट्टे जो बोलते हैं हम, एसिडिटी बढ़ाने वाले जो फूड्स है वो ज्यादा लेना। और फर्मेंटेड फूड यानी बासी खाना हम यहाँ बोलेंगे, या फिर जिसको फर्मेंट ज्यादा टाइम तक किया है, वो ऑलरेडी सोर मतलब या ऑलरेडी खट्टे रहते हैं फर्मेंटेड, तो वो उस पे बैक्टीरिया आती है। तो वो फूड खाने से वजह से भी एसिडिटी हमें तुरंत होने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड। कॉजेस आपको समझ में आएंगे, ये सिर्फ डाइट वाले कॉजेस थे, अभी आए हैं लाइफस्टाइल और मेडिकल वाले। ये कौन से मतलब कॉजेस है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस है। हम अगर आपने पहली बार मास्टर क्लासेस में देखा होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो पूरी तरह, ब्रेन और गट जो है वो कनेक्टेड है। जैसा जैसा हमारा गट रहेगा वैसा ही हमारा ब्रेन रहेगा, और जैसा ब्रेन रहेगा वैसे ही गट रहेगा। मतलब अगर दोनों हेल्दी रहेंगे तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वेलनेस वेल रहेंगे। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ डिसीज होने वाली है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने वाले हैं। तो जो ये स्ट्रेस और एंजाइटी है वो कहाँ पे है, हमारे ब्रेन में। इसकी वजह से हमारा गट इफेक्ट होता है। गट इफेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है, डाइजेस्टिव अग्नि है, वो मंद हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है, उसको हम बोलेंगे। तो उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। तो सबसे पहला कॉज मैंने क्या बोला, जो लाइफस्टाइल वाला है वो है, ओके, डाइजेस्टिव फायर एंड इंक्रीज पीस। यस यस, वो आने वाला है पार्ट, वो भी आपको मैं बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में है वो। पित्त का है वो बताने वाली हूँ। ओके चलो, अब ये कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। तो स्ट्रेस और एंजाइटी, इसकी वजह से क्या होगा, गट के ऊपर असर पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली एसिडिटी निर्माण होने वाली। और फिर आता है लेट नाइट स्लीप। अगर हम देर रात तक जागेंगे, देर रात तक स्क्रीन देखेंगे, या फिर देर रात तक लैपटॉप पे काम करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीपिंग टाइम कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे डाइजेशन को प्रॉब्लम आ जाएगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा। तो ये डाइजेशन वीक हो जाने के बाद भी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। फिर आती है हमारी लाइफस्टाइल, या लाइफस्टाइल यानी हमें खाना खाने के बाद तुरंत सोना, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना, ये सब है, ये सब अवॉइड कर देते हैं लोग। उनको अभी नॉर्मल रूटीन में आने के लिए, मतलब नॉर्मल रूटीन उनको पता ही नहीं रहती कि क्या क्या करना चाहिए। दोपहर में खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाएंगे। तो खाना खाना, कोई भी खाना खाओ आप, कौन सा भी टाइम वाला, सुबह का यानी दोपहर वाला खाना और रात वाला खाना, खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है हमें, थोड़ा सा टहलना है, थोड़ी सी वॉकिंग करनी है, तब जाके वो डाइजेशन प्रॉपर होने वाला है। अगर खाना खाने के बाद आप तुरंत सो जाएंगे, अब सभी को पता है खाना खाने के बाद तुरंत सो जाएंगे तो हमारा पेट फूलने लगेगा, हमें दूसरा मील खाने के लिए हमें भूख भी नहीं लगेगी। और चौथी बात है पेन किलर्स। जब हम पेन किलर्स पे रहते हैं तो पेन किलर की वजह से ऑलरेडी डाइजेशन वीक हो जाने लगता है, और डाइजेशन वीक हो गया तो डेफिनेटली हमें एसिडिटी होने ही वाली है, हमारा पित्त बढ़ने ही वाला है। और चौथी बात है स्मोकिंग और अल्कोहल। बहुत सारी लोगों को स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल पीने की हैबिट है। अगर ये हम ज्यादा स्टिम्युलेशंस लेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको जो भी है, ये हम स्टिम्युलेशन ज्यादा लेंगे, उसके कारण भी एसिडिटी और भी ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड। यस,
तो हमें पता है एसिडिटी क्या है, पर इसके बहुत अलग अलग सिम्टम्स है। सिम्टम्स यानी जो हमें लक्षण दिखते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे जो भी हम करते हैं उसके ऊपर हमें वो एसिडिटी के सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन सिम्टम्स है वो क्या है? हार्ट बर्न सिम्टम्स यानी बर्निंग सेंसेशन। हमें चेस्ट में, हमारी छाती पे हमें जलन महसूस होती है। तो इसको ये सबसे क्या बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा होने वाला सिम्टम है, ज्यादा दिखने वाला सिम्टम्स है, वो है बर्निंग सेंसेशन। वो चेस्ट पेन होता है, हमें हार्ट बर्न होता है, वहां पे जलने लगता है, सीने में जलन होना, ये एक सबसे उसका कॉमन सिम्टम है। फिर है एसिडिटी का दूसरा बर्पिंग। बर्प यानी खट्टी डकारे आना। और टेस्ट में भी अजीब सा लगना, जो भी खाएंगे उसका टेस्ट अच्छी ना लगना, नॉर्मल जो टेस्ट है उससे अलग टेस्ट लगना, और खट्टी डकारे आना, ये हो गया दूसरा। और तीसरा है नोशिया। हमें कभी कभी चक्कर भी आते हैं, कभी कभी थकावट भी महसूस होती है एसिडिटी की वजह से, और आने के बाद हमें कभी कभी नौशिया यानी उल्टी जैसा महसूस होता है। उल्टी जैसा महसूस होता है पर उल्टी आती नहीं, किसी किसी को उल्टी भी आ जाती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। और दूसरा है पेट फूलने वाला। हमने अभी बहुत लोगों के मतलब लोगों में देखा है ब्लोटिंग, जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा सा कुछ भी खाए या ना खाए, थोड़ा भी पानी पियेंगे, थोड़ा भी खाएंगे तो पेट फूलने लगता है। तो ये भी एसिडिटी का एक साइन है, एक सिम्टम है। और खाने के बाद तुरंत उस खाने की हमें डकार आ जाती है, वो ऊपर आ जाता है। हम जैसे बोलते हैं ना कि गले तक खाना आना और वापस आना, उसको बोलेंगे हम या फिर किसी किसी को वो तुरंत थूकने को आता है, उसको बोलेंगे एसिडिक्स। नेक्स्ट स्लाइड। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। तो ये जो हमने देखा था वो था कॉमन सिम्टम्स। हाँ, जो हम मतलब रेगुलरली हमें दिखता है वो सिम्टम। हर किसी में किसी ना किसी को तो होता ही है वो सिम्टम्स। हाँ, बर्पिंग मतलब खट्टी डकारे, सीने में जलन महसूस होना, ब्लोटिंग। पे खाएंगे तो तुरंत आवाज नहीं आ रही थी, ब्लोटिंग रिपीट करो। ओके। तो ब्लोटिंग में क्या होता है? स्टमक हमारा फूलने लगता है, पेट फूलता है। हम थोड़ा भी खाएंगे या फिर ज्यादा भी खाएंगे, थोड़ा पानी भी पिएंगे तो पेट पेट फूलने लगता है। हम्म स्टमक को जैसे स्वेलिंग आ जाती है, फूल लगता है। हम खाना खाएंगे भी नहीं ना तो भी वो पेट फूला ही रहता है। एक तो मोशंस पास नहीं होती है और डकारे कंटिन्यू आती रहती है और हमें इजी अनइजीनेस फील होता है, वो होता है ब्लोटिंग, पेट कंटिन्यूस फूलना। नेक्स्ट स्लाइड। यस। ये सब क्लिनिकल साइंस है, ये हम ज्यादातर देखते नहीं है। लोग ये क्या करते हैं, सब लोग इग्नोर करते हैं। हम अगर हमें कभी भी मतलब किसी किसी को ये जो साइंस मैंने बताए थे कॉमन्स, जो हार्ट बर्निंग है, ब्लोटिंग है, ये सिम्टम्स कभी कभार आ जाते हैं। पर ये जो कोटेड टंग है यानी हमारा जो जीभ है उसके ऊपर कोटिंग आना, एक तो व्हाइट कोटिंग या फिर येलो कलर की कोटिंग, कोटिंग अगर कंटिन्यूस रहेगी तो इसका मतलब है हमारा डाइजेशन पुअर है, और कभी भी ऐसी हो सकती है, रहते ही है। तो ये उसका क्लिनिकल साइंस है। यानी जब जिस जिसको अभी आप देखोगे, आप कभी डूब जाओगे तो टंग अगर आप देखोगे सब, जीप, टंग यानी जीप, इस पे व्हाइट कोटिंग या फिर येलो कोटिंग रहेगी, तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी ज्यादा होने वाली है। या फिर आप एसिडिटी होने के मतलब क्या बोलते हैं ना। फिर आता है बैड ब्रीथ। बैड ब्रीथ यानी, हाँ, क्लियर नहीं आ रही है आवाज? अभी आ रही है क्लियर? बहुत कट हो रहा है क्या आवाज? ओके चलो, कंटिन्यू करते हैं। बैड ब्रीथ। तो बैड ब्रीथ में क्या है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले को हमारी मुंह की दुर्गंधी आ जाती है, गंदा स्मेल आ जाता है। ये होता है बैड ब्रीथिंग। ये क्यों होता है? ये होता है एसिडिटी का कारण। जैसे खट्टी डकार का भी एक स्मेल आता है, उसी तरह से हम जब भी बात करेंगे किसी से तो सामने वाले को हमारी मुंह की खराब जो है वो ब्रीथ
उनको महसूस होती है, उनको वो स्मेल आ जाती है। और हमें खुद को भी आ जाती है। आपने कभी बार देखा होगा खुद के ऊपर भी किसी किसी को ये होता है, कोई भी हो, घर में भी किसी किसी को हम ऐसे ही तुरंत बात कर दे तो तभी वो ब्रेड बीट जो है उनका स्मेल है वो आ जाता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसको एसिडिटी हुई है या फिर इसको खट्टी डकारें आ रही है, वो तो हमें समझ उनके स्मेल से ही हमें पता चल जाता है। फिर आता है इपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस। इपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस यानी पेट के ऊपर और सीने के नीचे जो बीच की जगह है वहां पे हमें बहुत भारीपन महसूस होना, बहुत हेवी महसूस होना, और कभी कभी उसके ऊपर पेन भी होता है, ऐसे प्रिकिंग पेन, जैसे हम बोलते हैं कि उसको चमक आ जाती है, तो ये होता है इपिगैस्ट्रिक पेन, और वहां पे जलन होने लगती है। ये क्लिनिकल साइंस में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये क्लिनिकल साइंस अगर हम अवॉइड करेंगे तो एसिडिटी के होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वो कॉम्प्लिकेशंस के ये क्या बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो हमें कब मेडिसिन यानी हमें कब आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, कब हमें अच्छी तरह से लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ये सब क्लिनिकल साइंस अगर हमें पता रहेंगे तब हम उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे या फिर उसको रीसेट करेंगे। नहीं तो हम बोलेंगे ये सब कॉमन है, टंग कोटिंग कॉमन है, तो हम वैसे ही चलते रहेंगे और फिर बाद में हो जाएगा आईबीएस यानी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो जाएगा, या फिर किसी किसी को गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। ये सब जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो ये सब क्लिनिकल साइंस बताते हैं हमें पहले। कोई भी व्याधि हो, कोई भी डिसीज हो, वो शुरू होने से पहले हमें बॉडी में बहुत सारे साइंस बताती है, तब जाके वो बाद में उसका जो सीवियरिटी है वो तब पता चलती है। पर शुरू शुरू में ये सब कॉमन कॉमन साइंस है जो हमारे बॉडी के ऊपर दिखते हैं, वो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। फिर आ जाता है इरिटेबिलिटी। बहुत सारे लोग जो भी एसिडिटी से गुजरते हैं या फिर जिनको एसिडिटी कॉमन होती है वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। उन क्यों चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि पित्त उनका बढ़ता है और पित्त का स्वभाव ही है एग्रेशंस, एग्रेसिव, तो इसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। नॉर्मल भी बात करोगे वो वाले पेशेंट से या फिर वो वाले लोगों से तो वो चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। ये सब साइंस है एसिडिटी को और बढ़ने की। नेक्स्ट स्लाइड। यस, जैसे मैंने बताया था कि आम्ल पित्त दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्व और एक अधो। ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ होने वाला, जैसे कि रिफ्लेक्सेस, बर्पिंग और वोमिटिंग, वो होता है ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ, जैसे डक्कारे वगैरह आना, हार्ट बर्न वगैरह होना, ये हो गया ऊर्ध्व वाला। और अधो वाला में क्या होता है, जब अधोगत एसिडिटी और ऊर्ध्वगत एसिडिटी, वो पाथ है, ऊपर वाले पाथ में क्या होगा, वोमिटिंग, रिफ्लेक्सेस, बर्पिंग, हाँ ये सब हो गया ऊपर वाले में। और नीचे वाले में क्या होगा अपने को, अधोगत में क्या होगा, लूज मोशंस हो गए, हमें बर्निंग होगी। बर्निंग यानी पेट में बहुत सारी जलन होना, और जब भी हम मोशंस पास करेंगे तो वो पूरे ट्रैक में हमें जलन महसूस होना। हाँ, मोशन जहां से हो रहा है वहां पे जगह पे भी जलन होना, और लूज मोशंस कंटिन्यूसली होना। ये आईबीएस का हमने, हाँ, अगर आपको सबको पता है तो आईबीएस जो है वो भी एसिडिटी, कंटिन्यूसली एसिडिटी हो जाने के बाद भी होता है आईबीएस, और उसमें आईबीएस का कॉमन सिम्टम्स है कि लूज मोशंस होने कंटिन्यू। तो ये आईबीएस क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी एसिडिटी का जो पाथ था वो नीचे वाला पाथ था यानी अधोगत पाथ था, इसीलिए उनको वो लूज मोशंस, बर्निंग सेंसेशन ये सब होता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। आगे अगर किसी ने बोला कि मुझे लूज मोशंस हो रहा है, वो किसी एक डिसीज की वजह से नहीं हो रहा है, उसका वो सबसे पहला सिम्टम क्या था, एसिडिटी। तो ये समझ में आ गया आपको डिफरेंस, दो प्रकार की एसिडिटी रहती है, ऊपर वाला और नीचे वाला। हम्म, चलो नेक्स्ट स्लाइड। पर इससे पहले मैं आपको और सब कॉम्प्लिकेशंस बताने से पहले मुझे आपको एक बहुत जरूरी जो आयुर्वेदा वाली पार्ट है वो मुझे बताना है, कि हमारे स्टमक में जो मैंने जैसे बोला जो एसिड रहता है, पित्त रहता है, वात रहता है, पर स्टमक में कौन से प्रकार का पित्त रहता है, आपको सबको पता है पित्त 5 प्रकार के रहते हैं। अगर आपने बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा सुना होगा या फिर कहीं से किसी से पढ़ा होगा, पित्त के 5 प्रकार रहते हैं। पित्त का पहला प्रकार है पाचक पित्त, दूसरा है रंजक पित्त, तीसरा है भ्राजक पित्त, और आलोचक पित्त, और साधक पित्त। ऐसे 5 प्रकार है पित्त के। यस यस, याद है। तो पित्त जो है स्टमक में, हमारे पेट में जो पचन के लिए जो पित्त रहता है वो कौन सा पित्त है, पाचक पित्त। पाचक और पचन,
पचन करता है, इसीलिए उसको पाचक पित्त बोलते हैं। वो कहाँ पे रहता है? हमारे स्टमक में। अगर पाचक पित्त का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो गया तो यानी हमारा डाइजेशन अच्छा हुआ। अगर पाचक पित्त में कहीं भी डिस्टरबेंस आ गया तो हमें क्या हो जाता है? ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे, वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। यस, पाचक पित्त हमें डाइजेशन के लिए काम करता है। अगर पाचक पित्त में डिफरेंस डिस्टरबेंस आ गया तो डाइजेशन में डिस्टरबेंस, और डाइजेशन में डिस्टरबेंस आ गया तो हमारा अग्नि जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर, वो एक तो कम होगा या फिर बढ़ जाएगा। कम हो जाएगा तो हमें लूज मोशंस या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी हो जाएगी तो उसमें सिम्टम्स आएंगे, बर्निंग सेंसिटिव, हार्ट बर्न, बर्पिंग, ये जो सब सिम्टम्स है एसिडिटी की वो सारे आ जाएंगे हमें। तो समझ में आ गया पाचक पित्त का क्या इसमें रोल है? क्योंकि पाचक पित्त है पित्त का टाइप। हम्म अगर पित्त बढ़ेगा तो पाचक पित्त भी बढ़ेगा ना। एक्चुअली पाचक पित्त बढ़ेगा तो ही पित्त बढ़ेगा। और ये सब जो मैंने पित्त के साइंस आपको सभी को पता है। पित्त वाले जो लोग हैं वो ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। हम्म उनको इरिटेट, वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, अगर आपने देखा होगा। और जिनको एसिडिटी हो जाती है पित्त वाले, वो तो और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये जो पाचक पित्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे डाइजेशन में। पाचक पित्त समझ में आ गया ये कंसेप्ट जो हमारे स्टमक में रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सॉरी सॉरी, ये कॉम्प्लिकेशंस देखने हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाते हैं अगर हमने एसिडिटी को नजरअंदाज किया? इसको बोले कि चलो आज हमें हो गया है, आज सिर्फ बर्निंग सेंसेशन हो रही है, सिर्फ जलन हो रही है, तो ठीक है, कल नहीं होगी, मैं पानी पी लेता हूँ, मैं गर्म पानी पी लेता हूँ, मैं ये पी लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है। ये एसिडिटी रिअकरेंस रहेगी। अगर बार बार होने लगी तो उसके कॉम्प्लिकेशंस ये सब है, जैसे कि अल्सर्स है, GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, जाके जिनको खट्टे डकारे आती है या फिर छोटा छोटा उल्टी आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि पित्त पड़ रहा है, नॉर्मली हम यूजुअली बोल देते हैं कि मुझे पित्त हो गया है। तो वो क्या होता है, उसको GERD बोलते हैं कि खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद तुरंत हमें वो रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं। वो होता है GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, रिफ्लेक्सेस आते हैं। फिर आता है IBS। IBS तो आपको सबको पता है, अब ये कॉमन हो चुका है हर जगह। कोई भी देखो, घर में किसी ना किसी को, एक 4-5 लोगों में से किसी को तो IBS एक तो होता ही है या फिर गैस्ट्राइटिस होता है। तो ये IBS आप सभी को पता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, यानी हमारा जो पाचन जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा ऑर्गन्स है जो डाइजेशन करते हैं, उनमें दिक्कतें आना, ये होता है एसिडिटी का कॉम्प्लिकेशंस। फिर होता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस यानी पेट में कंटिन्यूसली जलन होना, बहुत सारा बर्निंग सेंसेशन होना, कितना भी आप कूलिंग एजेंट डालो, कितना भी कूलिंग, जो उसको कूल करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए जितना भी आप कूलिंग खाओ, फिर भी उससे कम नहीं होने वाला, वो होता है गैस्ट्राइटिस। क्यों होता है? क्योंकि हमने जो बर्निंग सेंसेशन वाला जो साइंस था एसिडिटी का, उसको इग्नोर किया था। आज हुआ, चलो ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ मेडिसिन खा लिया, जिसको हम एंटासिड बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज एंटासिड खाते हैं, यानी कि हम सबको पता है मेडिसिन के नाम, जैसे पैंडी बोलते हैं हम उसको, ओमेस बोलते हैं, रैंटेक बोलते हैं। ये सब मेडिसिन जब खाएंगे तभी उनको अच्छा लगता है। पर वो लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, उनको क्या लगता है कि मैंने अभी पेन किलर यानी एंटासिड खाया है तो मुझे एसिडिटी नहीं होने वाली। पर एक्चुअली होता क्या है, वो सिर्फ उस टाइम तक वो एसिडिटी सप्रेस हो जाती है, वो रहती है पर पूरी तरह से नहीं जाती। तो एंटासिड क्या करता है, सिर्फ उसको सप्रेस करता है। एक दिन लिया तो उस दिन सप्रेस हो गया, दूसरे दिन नहीं लिया तो उनको एसिडिटी हो जाती। फिर वो क्या होता है, वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कौन से मेडिसिन के ऊपर? वो एंटासिड्स के ऊपर। इसलिए एंटासिड रोज खाना सही बात है या गलत बात है, बताओ तो मुझे। सही बात है एंटासिड रोज खाना? यस, गलत बात है। तो एंटासिड हमें नहीं खाना है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान ही नहीं देते, इसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? सबको लगता है एसिडिटी बहुत छोटी चीज है, पर ऐसा नहीं है। वो छोटी चीज है, पर वो ज्यादा टाइम तक रही तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस
आ जाते हैं। ये तो हो गया गैस्ट्राइटिस तक। दूसरा आता है स्किन के इश्यूज। अगर एसिडिटी बार बार होती है तो हमें स्किन डिसीजेस भी होते हैं, क्योंकि पित्त के 5 जो टाइप्स है, वो 5 टाइप्स आप सभी को पता है। जो भ्राजक पित्त रहता है वो कहाँ पे रहता है? हमारी स्किन में रहता है। कोई भी पित्त पित्त बढ़ गया है तो इसका मतलब पांचों पित्तों में कुछ जो सब टाइप से पित्त के उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो डेफिनेटली जो स्किन में रहने वाला पित्त है उसको भी अफेक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से भ्राजक पित्त भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है। इसकी वजह से स्किन के भी इशू आ रहे हैं, और स्किन के इशू आएंगे तो हमारे हेयर्स कहाँ पे रहते हैं? स्किन के ऊपर, तो हमारे हेयर्स में भी प्रॉब्लम आते हैं। यानी एसिडिटी सिर्फ इतु सी सिम्टम्स है या फिर इतु सा साइन है, पर उसके कॉम्प्लिकेशंस देखो कहाँ तक आ गए, हेयर फॉल की तरफ भी आ रहे हैं। यानी कोई भी पेशेंट हो, अगर उसको कुछ भी नहीं रहता उनको बाकी का, बोलते हैं कंप्लेंट करके आते हैं कि मैडम बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बहुत हेयर फॉल हो रहा है। अगर ऐसा पेशेंट आया था, वो बोल रही थी कि मैडम मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है और बहुत सारे बाल मेरे सफेद हो रहे हैं और गिर रहे हैं, ऐसे हाथ लगाओ तो भी गिर रहे हैं। तो फिर उसकी हिस्ट्री ली तो देखा तो वो सुबह है खाली पेट चाय पीती थी, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। ये ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी एक पेशेंट के ऊपर हमें पूरा एसिडिटी का टॉपिक समझ में आने वाला है। वो पेशेंट थी, हाउसवाइफ थी, सुबह उठते ही खुद तो कुछ खाती नहीं थी, पर क्या करती थी? वो चाय पीती थी। वो चाय कौन सी पीती थी? नॉर्मल चाय पत्ती वाला जो मार्केट में आता है वो वाला पीती थी, दूध डाल के और अदरक डालती, फ्रेश अदरक डाल के। उससे क्या होता था? उसका पित्त ऑलरेडी बढ़ता था और उसको सुबह भूख लगती थी चाय पीने के बाद, पर वो नाश्ता नहीं करती थी या फिर कुछ खाती नहीं थी सुबह ब्रेकफास्ट में। वो ब्रेकफास्ट उसका स्किप हो जाता था, और फिर वो खाना बना, मतलब वो हाउसवाइफ थी इसलिए उसको घर का काम करने के बाद उसको टाइम मिलता था 2 बजे, फिर वो खाना खाती थी। तो उसका टाइम बहुत हो गया देखो उसमें। मतलब सुबह की चाय में और दोपहर के खाने में उसके 3 से 4 तक, मतलब 4 कप उसकी चाय हो जाते थे, क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट करने को टाइम नहीं मिलता था, इसलिए सिर्फ वो चाय पीती थी और 2 बजे खाना खाती थी। और फिर उसके बाद वो फिर से घर का काम करने लगती थी, और रात का खाना उसका 10 बजे था। ये तो सिर्फ मैंने कॉमन बता रही हूँ, वैसे उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब बीच में उसके बहुत सारी आदतें थी, अभी वो सब मैं नहीं बता सकती। पर ये जो कॉमन प्रॉब्लम था और उसका सबसे मेन प्रॉब्लम था, उसको वो बोलती थी कि मुझे बहुत सारी जलन होती है, पेट में जलन होती है, और खाना खाओगी तो तुरंत मुझे ऐसे रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, यानी खट्टे डकार आती है। और मैं रोज एंटासिड ले रही हूँ, यानी वो रोज पैंडीर एंटेक जो भी उसकी दवाई वो लेती थी, और वो बोलती थी कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि वो कनेक्शन पित्त का, जैसे मैंने बताया 5 पित्त थे प्रकार, पित्त के 5 प्रकार है। जो एक है पाचक पित्त जो हमारे पेट में रह रहा है, वो है हमारे डाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा है भ्राजक पित्त जो हमें स्किन के ऊपर है। तो पाचक पित्त डिस्टर्ब हुआ उसका, उसकी वजह से उसके जो बाकी के चारों प्रकार की पित्त है वो भी डिस्टर्ब हो गए, स्किन की इश्यू आ गई, क्योंकि जो ब्लड में रहने वाला पित्त है उसको भी इफेक्ट हो गया। हम्म। और हार्ट में जो हार्ट के साइड में जो रहने वाला पित्त है उसको साधक पित्त बोलते हैं, उसमें भी इफेक्ट हो गया। इसलिए उसको इपिगैस्ट्रिक रीजन, यानी जहां पे हार्ट रहता है वहां पे उसको हर रोज जलन होती थी। और ये सब कारण था उसका सिर्फ एसिडिटी, उसका हेयर फॉल का कारण था। वो एसिडिटी कम हो गई, उसके ऊपर हमने उसको मेडिसिन दी, उसको लाइफस्टाइल बताया, उसका डे टू डे मतलब डेली डाइट चार्ट और उसका डेली रूटीन उसको चेंज करने के लिए बोला। तो उसके 1 महीने में उसको रिजल्ट मिला, उसकी एसिडिटी भी पूरी तरह से कम हो गई और उसका हेयर फॉल भी कम हो गया। और जो उसके स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे पिंपल्स आ रहे थे, वो पिंपल सिर्फ फेस पे नहीं आ रहे थे, उसको चेस्ट पे भी आ रहे थे और बैक में भी आ रहे थे। तो ये सब इश्यू जो था वो सब किसकी वजह से हो रहा था? सिर्फ एसिडिटी की वजह से। हमने सिर्फ उसकी एसिडिटी ठीक की तो उसके स्किन की इश्यूज भी ठीक हो गए और उसका हेयर फॉल भी कम हो गया। तो देखो एसिडिटी दिख रहा है इतना सा, पर उसका इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? पूरी बॉडी पे, क्योंकि वो पांचों पित्त के टाइप है वो इफेक्ट हो रहे हैं सिर्फ एक की वजह से। तो ये आपको समझ में आ गया कि एसिडिटी को नजरअंदाज नहीं करना है। ये टॉपिक समझ में आ गया, ये पार्ट समझ में आ गया इसका। ओके चलो, कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गया तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर कैसे काम करना है वो भी आपको समझ में आने ही वाला है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। यस, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए अगर हमें एसिडिटी हुई।
तो वो डाइट कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे एसिडिटी को कम करना है, कैसे रिड्यूस करना है विथ सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स के बारे में तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक वर्किंग आईटी प्रोफेशनल एक था आदमी, उसको दिन में वो सुबह जल्दी निकलता था घर से, और उसको आदत थी ऑफिस में जाके वो उसकी चाय कॉफी, जो कॉफी बोलते हैं, कॉफी लेंगे हम, मतलब वो कॉफी लेता था। तो उसके दिन में 4-5 कप कॉफी हो जाती थी। कॉफी हो जाने के बाद पहले तो उसका ब्रेकफास्ट, ये जो कॉमन है ब्रेकफास्ट, जो भी ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे उनको एसिडिटी होने वाली है। तो ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते तो आप सुबह गर्म पानी पी सकते हो घी डाल के, या फिर कोकोनट वाटर पी सकते हो चाय की या फिर कॉफी की जगह। अगर जो नॉर्मल कॉफी और चाय पी रहे हैं उनके लिए है ये। डीएक्सन की चाय कॉफी है वो अगर सुबह पी रहे हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। वो आपको पूरी डिटॉक्स करती है बॉडी और हेल्दी रखती है, एसिडिटी होती ही नहीं। जो ले रहे हैं उनको तो ये पता होगी बात। तो वो आदमी क्या कहता था, 4-5 कप कॉफी पीता था, ब्रेकफास्ट नहीं करता था, और लंच उसका होता था 3 बजे, 12 बजे के बाद, बहुत देर तक, और वो रात को लेट आता था। और कंटिन्यू उसका क्या था, बैठते हुए काम करना। बैठते हुए काम करोगे तो आपको सभी को पता है डाइजेशन स्लो होने वाला है। डाइजेशन स्लो हो गया तो एसिडिटी होने ही वाली है। तो उसको एसिडिटी होती थी। उसका क्या किया हमने, सिर्फ उसका जो रूटीन था उसको ब्रेकआउट किया। उसमें उसको बताया कि आप सुबह कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, तो उसकी जगह आप डेक्सन की चाय पी लो, डेक्सन की कॉफी पी लो दोपहर में या फिर सुबह। और इम्पोर्टेंट है कि कोकोनट वाटर पियो, उससे आपको जो आपका एसिडिटी होने वाला है वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगा, हीट थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि कोकोनट वाटर कैसा रहता है, कूल रहता है। कोकोनट है तो वो कूल ही रहेगा, वो पित्त को शांति करने वाला है। कोकोनट को कोई भी होगा, वो भले ही कोकोनट ऑयल हो, कोकोनट वाटर हो, या फिर कोकोनट खुद हो। तो वो क्या होता है, पित्त को कमी करता है। फिर उसको बोला दोपहर में अगर आप खाना लेट खा रहे हो तो वो खाने का टाइम से पहले या फिर थोड़ा उस टाइम पे आप बटर मिल्क ले लो, यानी छाछ ले लो। पर वो छाछ कैसी, फ्रेश वाली छाछ, ज्यादा खट्टी वो छाछ नहीं। ज्यादा खट्टी छाछ भी एसिडिटी बढ़ाती है। और आप सभी को पता है कड़ी दही, यानी वो क्या होता है, वो हीट ही रहता है, मतलब गर्म ही रहता है नेचर में। तो बटर मिल्क क्या रहता है, वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो बटर मिल्क लेना अच्छी बात है। बटर मिल्क से क्या होता है, एसिडिटी लो हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। ये आपको सभी को पता है। कोकोनट वाटर, बटर मिल्क यानी छाछ, घी, और जो फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रूट्स में भी सबसे दो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स कौन से हैं जो एसिडिटी को रेगुलेट करते हैं, कम करते हैं, डाइजेशन को अच्छी तरह से बनाते हैं, वो कौन से दो फ्रूट्स है, बनाना और पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट यानी अनार। अनार और बनाना ये दोनों फ्रूट्स हैं जो डाइजेशन को स्मूथ करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। आपने बहुत जनों ने सुना होगा, एक अनार खाओगे तो 100 बीमारियों से दूर भागोगे। आपने ये सब मतलब सुना होगा। और किसी किसी ने ये भी पता होगा कि अगर किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर गैसेस हो गए तो उसको क्या करते हैं, पहले लोग केला खिलाते थे। तो क्यों खिलाते थे, क्योंकि केला क्या करता है, डाइजेशन प्रॉपर करता है। तो ये जो है, ये डाइट मैनेजमेंट की वजह से भी हम हमारी एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स में क्या आता है, लौकी की सब्जी, लौकी जिसको बोलते हैं बिटल ग्राउंड, तो वो लौकी खाना, और कुकुम्बर यानी काकड़ी बोलते हैं, खेरा बोलते हैं उसको, वो खाना, उससे क्या होता है, पित्त कम होता है। तो ये जो डाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो ये जो मैंने बताया वो है डाइट, जो हमें रेगुलर, जिनको एसिडिटी हो रही है उनको, उन लोगों ने वो डाइट में वो मैनेज ही करना है। ये एक टाइम तो वो खाना है। अगर आप भले ही कोकोनट वाटर डेली ना पियो तो आप छाछ पी सकते हो। अगर छाछ भी नहीं पी सकते तो घी ले सकते हो। तो घी कैसे ले सकते हो आप, सुबह जल्दी जब भी आप उठते हो, ये सब कहीं करते हैं तो रूटीन बन के लेना है। यस यस, ये सभी खा सकते हैं हम, इसका रूटीन बनाना पड़ेगा, राइट। अगर हम रूटीन बनाएंगे ना अच्छी तरह से तो ये हम एसिडिटी के सिम्टम्स को पूरी तरह से मतलब रीसेट कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं हमारे शरीर से।
कि बस हमें क्या मेंटेन करना है, हमारा पित्त जो है, जो पाचक पित्त है उसको मेंटेन करना है। तो डाइट याद रखो, अगर घी खाओगे अच्छे से, बाकी कुछ भी ना खाओ आप, पर रोज गर्म पानी में, मतलब गर्म यानी नॉर्मल गुनगुना पानी में हम 2 चम्मच घी डाल के भी लोगे ना, तो भी हमारा एसिडिटी को वो रिसेट करने में मदद करेगा। ऐसा नहीं आज आप पियोगे कि तुरंत दूसरे दिन आपको इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है। पर उसको कोई भी चीज करो, उसको कंटिन्यू करोगे तभी उसका इफेक्ट दिखने वाला है हमें। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कभी भी मतलब एक दिन घी खाया तो दूसरे दिन हमारी स्किन चमकने वाली नहीं है, वैसा ही है। एक दिन घी खाओगे तो एक ही दिन में एसिडिटी गायब होने वाली नहीं है, उसको हमें कंटिन्यू करना है, उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी जाके हमें उसका इफेक्ट दिखने वाला है। ये हो गया डाइट वाला। पर अभी डाइट में हमें क्या नहीं खाना है या फिर क्या अवॉइड करना है जो हमें एसिडिटी को बढ़ाता है और वो कंट्रोल करता है। यस, कोकोनट ऑयल भी हम घी की जगह यूज कर सकते हैं, वैसे हम पेशेंट को देते भी है। जिनको घी पसंद नहीं है वो गर्म पानी में, गुनगुने पानी में हमारा डेक्सन के कोकोनट ऑयल डाल के उसका वो पी लेते हैं, या फिर उसमें वो सब्जी बना के टाइम भी वो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। ये यूज करेंगे कोकोनट में, जैसे बोला कि कोकोनट पित्त को कम करता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, जो स्टिमुलेशंस है यानी कॉफी और टी, टी यानी कॉफी जो बाहर वाला है, वो हमें कम करना है, उसको बंद ही करना है, वो लेना ही नहीं, वो एसिडिटी को बढ़ाता है। और वो टी का और कॉफी का टाइम कब का है, सुबह सुबह उठने के बाद खाली पेट वो टी या कॉफी पीना। उससे क्या होता है, वो डायरेक्टली कहाँ पे अटैक करता है, हमारे पेट पे अटैक करता है। क्या अटैक करता है, अगर हमने सुबह उठते ही चाय पी तो एसिड डायरेक्टली, हम एम्प्टी रहता है, हमारा स्टमक पूरा खाली रहता है, तो चाय और कॉफी कहाँ पे अटैक करती है, डायरेक्टली हमारे स्टमक पे अटैक करती है, एसिड पे अटैक करती है। कौन सा एसिड है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, मैं बताऊंगी प्रोडक्ट कौन से यूज करने हैं, वो बताऊंगी लास्ट में, हम वो सब देखेंगे। हाँ, जिनके प्रॉब्लम्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ में लीजिए, ताकि आपको आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स ये आपको यहीं पे भी मिल जाएंगे, या फिर जो नहीं हो रहा है उसको लास्ट में भी पता चल जाएगा। और दूसरा है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड यानी ज्यादा ज्यादा तीखा खाना। ज्यादा तीखा खाने की वजह से भी क्या होता है, पित्त कंटिन्यूस बढ़ता है। आप देखो, जो भी ऑलरेडी जो पित्त के प्रकृति वाले लोग हैं, अगर वो तीखा खाएंगे तो उनको पसीना छूटेगा, उनको एसिडिटी होगी, और वो ज्यादा चिड़चिड़े होंगे, ज्यादा एग्रेसिव होंगे, या फिर ज्यादा ओवर एक्टिव होंगे। ये सब स्पाइसी फूड की वजह से है। ये स्पाइसी फूड खाना ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर आता है पीकल्स यानी आचार, हम बोलते हैं। पित्त को बढ़ाने वाली 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक है तीखा और एक है ज्यादा नमकीन। नमकीन यानी ज्यादा सॉल्ट वाला खाना, ज्यादा नमक वाला खाना। ये दोनों चीजें पित्त को बहुत जल्दी बढ़ा देती है। तो ऑलरेडी अचार में ज्यादा नमक रहता है, तो अचार क्या हो जाता है, पित्त को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा एक इंग्रेडिएंट बोलते हैं हम उसको, इंग्रेडिएंट हो जाएगा। तो हमें पित्त बढ़ाने के लिए अचार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर अचार खाना है तो हम आंवले का, आंवला वाला अचार खा सकते हैं, कैरेट वाला अचार खा सकते हैं। अचार के भी बहुत टाइप से, आप वो सब यूज कर सकते हैं, पर उसमें नमक थोड़ा कम चाहिए। फिर आता है बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स में आप सभी को बताया, बहुत लोगों को यस नहीं खाना ही नहीं चाहिए, जो भी है वो फ्रेश खाना चाहिए। जो भी बेकरी आइटम्स है, जैसे कि वड़ा पाव, समोसा, ब्रेड, बटर, ये सब है, ये चीजें एसिडिटी को और भी ब्रस्ट कर देते हैं। यानी एसिडिटी इतनी हो गई, इतनी सी है, तो हम ये बेकरी फूड खाते हैं उसको इतना बड़ा कर देते हैं। तो बेकरी फूड्स भी हमें नहीं खाना है। प्रोसेस फूड्स में कौन से प्रोसेस्ड फूड आएंगे, जो है पैक फूड्स, जैसे कि मैगी, पास्ता, बिस्किट्स, और जो अभी अभी नए नए आए हैं जिसको हम बोलते हैं मिलेट्स, वो जो है वो सब प्रोसेस फूड्स है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। वो डायरेक्टली हमें स्टमक के एसिड, HCl नॉर्मल एसिड है, उस पे अटैक करते हैं और हमारी एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो ये सब है, ये डाइट वाले है जो हमें नहीं करने चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबको। डाइट में ये ऑलरेडी सभी को पता है कि क्या क्या नहीं खाना है, पर फिर भी कभी कभी हम खा लेते हैं।
और ये कभी कभी खाने के बाद भी हमें इसकी वजह से हमें एसिडिटी होती ही है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो हमें क्या करेक्ट करना है? जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा रूटीन है, उसको हमें अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो वो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं उसको, हमारी लाइफस्टाइल को? तो सबसे पहले है टाइम टू टाइम खाना खाना। अगर सुबह उठने के तुरंत आप खाना नहीं खा सकते, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, तो वो टाइमिंग चेंज करो। सुबह उठने से पहले मतलब सुबह उठने के बाद गर्म पानी पियो, मतलब यानी गुनगुना पानी पियो, एक तो घी डाल के या फिर कोकोनट ऑयल डाल के या फिर कोकोनट वाटर पियो। ये हो गया सुबह का आपका रूटीन, चाय को स्किप करके। फिर आता है ब्रेकफास्ट वाला टाइम, तो नॉर्मल छोटा सा हल्का सा आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो। ये टाइमिंग चेंज करोगे, ये लाइफस्टाइल में छोटे छोटे करेक्शंस करोगे, तो ये जो एसिडिटी होने वाली जो सिंपल चीज है, जो सिंपल सिम्टम है, वो आपकी रिसेट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये सब छोटे छोटे करेक्शंस है, पर ये बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि अगर ये स्किप कहाँ से भी स्किप हो गए या फिर आपने नहीं किया, तो जैसे मैंने बताया वो कॉम्प्लिकेशंस है, वो तुरंत नहीं आती, वो धीरे धीरे ही आती है। जैसे आपको सभी को पता है कि एक एक बूंद करके ही पूरा जो बर्तन या फिर जो बाउल है उसमें पानी भर जाता है, या फिर जो तालाब बोलते हैं वो भरता है। वो क्यों भरता है? वो थोड़ा थोड़ा उसमें बूंद गिरता है तभी वो फुल हो जाता है। सेम वैसे ही डिसीज का रहता है। छोटे छोटे सिम्टम्स रोज आते हैं, रोज आते हैं, या फिर एक दिन दो दिन बाद ऐसे आते हैं, फिर हफ्ते में एक बार आते हैं। तो ये क्या करते हैं, धीरे 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 करके बड़ी बीमारियों को बुला लेते हैं। इसलिए हमें ये जो लाइफस्टाइल है उसमें करेक्शंस करने हैं। तो करेक्शंस क्या क्या है? टाइम पे खाना खाना है। जो हमारी मील्स है, जो भी मील्स है जो टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, जो दोपहर का खाना है वो 12 से 1 बजे तक ही खाना है, तो हम वो नहीं, 12 से 2 बजे तक खाना है तो वो हम नहीं खा रहे हैं, उसमें डिले कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हम डिसीज को बुला रहे हैं। सिर्फ एसिडिटी नहीं, जो भी कुछ भी बाकी के जो मेजर इलनेस है उसको भी हम बुलाते हैं या फिर उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये लाइफस्टाइल करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आयुर्वेदा में बताया है। अगर हम अच्छी तरह से दिनचर्या फॉलो करेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हम जिंदा है, तब तक हम तंदुरुस्त रहेंगे। अगर हमने दिनचर्या अच्छी तरह से नहीं फॉलो की, तो हम बहुत सारी बीमारियों को खुद से बुलाएंगे। हम्म। तो लाइफस्टाइल करेक्शन, उसकी मतलब लाइफस्टाइल करेक्शन और दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब मील अवॉइड करना, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि अगर हमने खाना नहीं खाया टाइम टू टाइम, या फिर स्किप किया, या फिर भूखे रहे, तो उसकी वजह से एसिड और बढ़ता है। इसकी वजह से मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक लड़की थी, यंग एज की थी, उसको वेट लॉस करना था। और वो वेट लॉस की चक्कर में वो क्या करती थी, दिन भर भूखी रहती थी। और दिन भर भूखी रहती थी और सिर्फ कभी कभी कॉफी पीती थी दिन में जब भी उसको भूख लगती थी, और एक ही टाइम खाना खाती थी। तो ये सबसे बड़ी गलती है वेट लॉस के बारे में। लोग बोलते हैं कि खाना नहीं खाना, जितना हम कम भूख लगेंगी, मतलब खाना खाना ही नहीं है, या फिर एक ही टाइम खाना, ये सब गलत चीजें हैं। आपका अगर वो जब वेट लॉस कर रही थी तो वो वैसे फॉलो कर रही थी, तो उसको क्या हुआ, उसको गैस्ट्राइटिस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो, भूख लगती है हमें कब पता चलता है? जब वो एसिड एक्टिवेट हो जाता है, ऑलरेडी वो एक्टिवेट ही रहता है, बस वो ज्यादा बढ़ता है। तो वो जब बढ़ता है तब हमें भूख लगती है, और जब हम उस टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, वो एसिड और रिफ्लेक्ट करने लगेगा। और वो एसिड और रिफ्लेक्ट करने लगेगा, जो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग से जो लेयर्स है उसके ऊपर वो ज्यादा मतलब भड़केगा। और वो भड़कने की वजह से जो लेयर्स है, वो लेयर्स क्या हो गए, और जलने लगेंगे। फिर हमें पेट में जलन महसूस होने लगेगी, और उसका रूपांतर गैस्ट्राइटिस में जाएगा। वो एक कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्राइटिस, जो हमारे पूरे स्टमक की लेयर्स है उसको इफेक्ट करती है। तो उसको वैसा हुआ था। तो क्यों हुआ था? उसने वो खाना ही नहीं खा रही थी। तो क्यों नहीं खा रही थी? वेट लॉस करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसे हमने उसको बताया, ऐसी ऐसे फॉलो करेगी तो आपको वेट लॉस नहीं होगा, आपको ऑल अदर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो उसका वो डाइट है वो हमने चेंज किया, उसका रूटीन चेंज किया, उसको हमने थोड़ा थोड़ा खाना खाने के लिए बोला। खाना खाने यानी
3-3 घंटे के बाद, 4-4 घंटे के बाद, अगर जब भी आपको भूख लग रही हो, तो आप अगर 2 रोटी खा रहे हो तो उस टाइम आप 1 रोटी खा सकते हो या फिर आधी रोटी खा सकते हो, पर खाना उस टाइम पे आपको खाना है। अगर आपने खाना स्किप किया, फास्टिंग ज्यादा की, तो आपको डेफिनेटली गैस्ट्राइटिस या फिर आईबीएस या फिर जीआरडी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, जो कि एसिडिटी की वजह से होते हैं। आपने अगर देखा होगा, हम जब भी उपवास रखते हैं तो हमें सिर दर्द होता है या फिर जलन होती है, या फिर हम उस दिन चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? हमने फास्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पेट क्या बोलता है कि हमें खाना दो, पर हम क्या करते हैं? खाना देते ही नहीं, फिर हम वो एसिड को और भी बढ़ाते हैं। क्यों? ना खाने की वजह से, और फिर हमें चक्कर आना, सिर दर्द होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सब चीजें हो जाती है। तो फास्टिंग हमें करनी है, पर वो डिपेंड है, वो टाइम मील में जो है वो उसमें अंतर रखना है हमें, तब वो फास्टिंग करनी है। पूरे दिन भूखे फास्टिंग यानी पूरे दिन भूखे रहना, इसको फास्टिंग नहीं बोलते। और फास्टिंग करने से वेट लॉस भी नहीं होता। यस, बेटर रहता है। यस यस, जब भी हम उपवास करते हैं तो हम टी और कॉफी डिएक्सन का ले सकते हैं, उससे हमें एसिडिटी नहीं होगी, हमारा सिर दर्द नहीं होगा। तो लाइफस्टाइल करेक्शन में एक बात बताई, समझ में आ गई कि हमें मील्स अवॉइड नहीं करने हैं। जब भी वो टाइमिंग है मील का, वो टाइम पे टाइम टू टाइम मील्स लेनी है, यानी खाना खाना है टाइम टू टाइम। दूसरी बात है, खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है। दोपहर का खाना हो या फिर रात का खाना हो, खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है, तुरंत सोना नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, डाइजेशन वीक हो जाएगी, डाइजेशन वीक तो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी सिम्टम्स होने वाले हैं। तो खाना खाने के बाद हमें थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा वॉकिंग करना है, या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, एक्टिव रहना है। अगर दोपहर का खाना खाएंगे और ऐसे बैठे रहेंगे, तो क्या होने वाला है? एसिड रिफ्लेक्ट होने वाला है, या फिर रिफ्लेक्सेस आने वाली है। तो हमें ये अवॉइड करना है, ये ध्यान में रखना है। खाना खाने के बाद हमें थोड़ा सा मूवमेंट यानी वॉकिंग या फिर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स करनी है, एक्टिविटीज करनी है। ये हो गया लाइफस्टाइल करेक्शन में एक। और दूसरा है स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है आप सभी को पता है, मेडिटेशन करना है, शांत बैठना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबको पता है गट और ब्रेन का कनेक्शन है। स्ट्रेस लोगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाएगी। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है स्लीप, यानी हमारी नींद। नींद हमें जो चाहिए हमारे ह्यूमंस को, वो है 8 से, मतलब 7 से 8 घंटे तक जो नींद है वो हमें लेनी बहुत जरूरी है। अगर उतनी नींद नहीं हो रही है, तो एसिडिटी को रीसेट करने के लिए हम हमें कैसे सोना चाहिए? हमारे लेफ्ट साइड पे, यानी हमें बाएं साइड पे सोना है, हमारे शरीर के लेफ्ट साइड पे, जहां पे हमारा हार्ट है उस साइड पे हमें सोना है। साइड लाइन उसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड लाइन, यानी लेफ्ट साइड पे सोना। तो ये क्यों होता है, क्यों करना है? क्योंकि हमारा स्टमक का जो है वो ऐसा रहता है, कर्व रहता है, और जो रिफ्लेक्स आते हैं वो हमें राइट की तरफ से आते हैं, यानी ये जो पार्ट है स्टमक का वो राइट साइड के ऊपर रहता है। अगर राइट साइड पे सोओगे तो रिफ्लेक्सेस वो ज्यादा आएंगे ऊपर, अगर लेफ्ट साइड पे सोएंगे तो वो नीचे जाएंगे, यानी स्टमक में ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे तो स्टमक में ही रहेंगे। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा लोगों का कि लेफ्ट साइड पे सो, डकारे आ रही है या फिर खांसी आ रही है, तो सब बोलते हैं कि लेफ्ट साइड पे सो। तो क्यों सो? क्योंकि हमारे स्टमक का जो जहाँ पे स्टमक है उसका जो सेटिंग है वो उस टाइप का रहता है, इसीलिए हमें लेफ्ट साइड पे सोना है। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, किसी आपने देखा होगा या फिर आप सभी ने महसूस किया होगा कि खाना खाने के बाद अगर हम फिर भी टहलते हैं, फिर भी सोने जाते हैं, तो हमें वो रिफ्लेक्सेस आते हैं, गले तक कुछ ना कुछ आते हैं, हमें डकारे आती है, या फिर जो खाना खाया था उसका स्मेल आ जाता है, या फिर वो ऐसे ही जलन हो जाती है गले में। तो ये क्यों होता है? ये वो रिफ्लेक्स आ जाते हैं ऊपर की तरफ, उसकी वजह से होता है। तो उस टाइम हमें क्या करना है? लेफ्ट साइड पे मुंह करके सोना है। ये हो गया। और दूसरा हो गया, मैंने तो बताया पोस्ट मील एक्टिविटीज, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोना है तो ऐसा नहीं 8 घंटे सोना है मतलब आप रात को 2 बजे सोओगे और सुबह 9 बजे उठोगे, ऐसा नहीं। रात को सोना है जल्दी। कैसे सोना है? 11 बजे से पहले।
रात को 11 बजे से पहले सोओगे और सुबह 6 बजे तक उठोगे तो आपको फ्रेश लगेगा, आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपका डाइजेशन भी अच्छी तरह से रहेगा, डाइजेस्टिव फायर भी अच्छा रहेगा। तो ये सब अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी होने ही नहीं वाली है। अगर हो रही होगी और आप ये लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होगे तो उसमें वो आप रिसेट कर सकते हैं एसिडिटी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है योगा और प्राणायाम। योगा और प्राणायाम आप बहुत जन देखते होंगे या फिर करते होंगे या फिर सुना भी होगा कि उससे भी हम एसिडिटी को रिसेट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में एक्टिविटी रहेगी, हमारे ऑर्गन्स भी एक्टिव रहेंगे, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, तो डेफिनेटली हमें गट भी अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफस्टाइल में अगर हम करेंगे डे टू डे लाइफ में तो इसका असर हमारे पूरे हेल्थ के ऊपर होने वाला है, ना कि सिर्फ एसिडिटी पर, बाकी जो भी मेजर इलनेस है, ओबेसिटी है, थायराइड है, किसी किसी को डायबिटीज है, ये जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो सब हमारे रीसेट होने लगेंगे अगर हम अच्छी तरह से दिनचर्या फॉलो करेंगे तो। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा आयुर्वेद ट्रीटमेंट। जो भी हम कोई भी डिसीज हो उसके ऊपर अगर हमें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट पता है, सिम्टम्स के ऊपर क्या क्या लेना है ये अगर हमें पता है तो हम बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं या फिर रिकवर हो जाते हैं। तो आयुर्वेदा में एसिडिटी के ऊपर ये चार पांच बहुत सारी मेडिसिन बताई है, पर ये जो कॉमन मेडिसिन है उसका नाम है अविपत्तिकर चूर्ण, कामदुदा रस, शतावरी और यष्टि मधु। तो ये सब क्या करते हैं, ये काम करते हैं पित्त के ऊपर। ये पित्त को सप्रेस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, पित्त को कंट्रोल में लाते हैं। तो डेफिनेटली पित्त को कंट्रोल में लाएंगे तो एसिडिटी को वो क्या करेंगे, रिसेट ही करेंगे, एसिडिटी को कमी करेंगे। तो यष्टि मधु का सिर्फ पानी पीने से भी किसी किसी को किसी किसी की एसिडिटी कम हुई है। हमने यहीं पे एक पेशेंट को दिया था, हमारा डीएक्सिन का यष्टि मधु था पाउडर, उन्होंने वो चूर्ण लिया पानी में, उनको बाकी कुछ लेना नहीं था। वो पेशेंट की भी मतलब इसके ऊपर रहता है डिपेंड कि वो क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं, तो उनको यष्टि मधु लेना था क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा रहता है। तो उन्होंने सिर्फ उसका पानी पिया था रोज सुबह, उसको उबाल के और छान के वो पानी पी रहा था। उनको सिर्फ यष्टि मधु का पानी पीने से भी उनको राहत मिली, उनका एसिडिटी कम हो गया। तो वैसे ही सेम शतावरी भी है, कामदुदा रस भी है, अविपत्तिकर चूर्ण भी है, सूत शेकर भी है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जो एसिडिटी को कम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया आयुर्वेद वाला ट्रीटमेंट। और सेम आयुर्वेद की जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जो बहुत सारे कंटेंट है जो हमने डीएक्सिन के इसमें लगा है, डीएक्सिन की मेडिसिन में यूज किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो डीएक्सिन की जो प्रोडक्ट्स है, जो मेडिसिन है, यस यस, हाँ, पर उसको बॉईल ही करना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं लेंगे हम। एक तो अष्टमधि का चूर्ण है तो चूर्ण भी आता है और टैबलेट्स भी आती है, तो हमें टैबलेट्स डायरेक्टली लेनी है। पर ये अष्टमधु एक डायरेक्टली जो अखंड रहता है हम वैसे भी खा सकते हैं उसको। आपने बहुत बार पुराने लोगों में देखा होगा, वो अष्टमधु को ऐसी छोटी सी लकड़ी आती थी छोटी, और उसको सिर्फ चबाते थे तो उसका वो सलाइवा के साथ वो सीक्रेशन होता था, वो कम कॉम्बिनेशन की वजह से फिर उनका डाइजेशन भी ठीक होता था। तो वो मीठा रहता है, तो डायरेक्टली वो चूर्ण हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, तो उसको थोड़ा उबाल के लेना है, क्योंकि गुनगुना पानी डाइजेशन अच्छा करता है और उसके साथ हम यष्टि मधु लेंगे तो वो एसिडिटी को और भी जल्दी ठीक करने वाला है, इसीलिए वो थोड़ा सा बॉईल करके लेना बेटर है। नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो हमारे डीएक्सएन में जो ये मेडिसिन है हमारे आरजी, जीएल, स्पिरुलिना, तो आरजी और जीएल क्या करते हैं, डिटॉक्स करते हैं और हमारे अग्नि को, फायर को, डाइजेस्टिव फायर को और अच्छा बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों आरजी और जीएल हमारे एसिडिटी में काम करने वाला है, डाइजेशन को और भी इम्प्रूव करने वाला है, डिटॉक्स करने वाला है हमारे बॉडी को। इसीलिए हम किसी भी जो भी पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, भले उनको कोई भी सिम्टम्स हो, ब्लोटिंग वाली हो, बर्पिंग वाली हो, हार्ट बर्न वाली हो, उनको हम डेफिनेटली आरजी और जीएल देते ही है। सिर्फ वो दोनों खा के भी उनकी एसिडिटी कवर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पोटेंसी वैसी है। वो हम मतलब वो 4 खाते हैं 5 बात खाते हैं, वो डिपेंड है, पर उससे उनकी बॉडी डिटॉक्स होती है और डाइजेस्टिव फायर अच्छा होता है और उनका एसिडिटी लो हो जाता है, कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। सेम वैसे ही लीना भी काम करती है और लायंस मेन्स भी काम करती है, आप सभी को तो पता होगा।
इसके बारे में आपने सभी ने लिया भी होगा ये मेडिसिन। हाँ, तो ये सब डीएक्सिन की मेडिसिन है जो एसिडिटी के ऊपर काम करती है। और भी है, गंधर्व हरितकी भी आया है, वो हरितकी का चूर्ण है, हरितकी मेडिसिन है, वो भी डीएक्सिन की हमारे डाइजेशन के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, हम ये सब अभी सभी को तो पता है, आप सब ये कॉमन कॉम्बिनेशन में भी खाते होंगे या फिर सेपरेट सेपरेट भी खाते होंगे। आप कैसे भी खाओ, इसका इफेक्ट होने वाला है। और जैसे आप सभी को पता है, आरजी और जीएल क्या करता है, क्लींजिंग का काम करते हैं, डिटॉक्स का काम करते हैं। और ये जब काम करते हैं दोनों साथ, यस यस, वो दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ये कॉम्बिनेशन में लिए लिए जाएंगे जब एसिडिटी में, तो उसको डेफिनेटली एसिडिटी में उसका असर पड़ने ही वाला है। यस, दस्त पास, यस, पेट की प्रॉब्लम थी। यस यस। वो यस, आरजी और जीएल से वो बैलेंस ही होने वाला है आपका डाइजेशन पावर। और गट हीलिंग का काम, हमारा जो डाइजेशन है उसको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है लायंस मेन्स। हाँ, लायंस मेन्स भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है हमारे डाइजेशन को और भी अच्छी तरह से, यानी इम्प्रूव करता है। हम्म, डाइजेशन को सपोर्ट करता है लैंसमैन, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। पर ये सब कॉम्बिनेशन में देंगे जाएंगे तभी ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। पर वो डिपेंड है, सब सिम्टम्स के ऊपर ही डिपेंड है। और फिर आता है न्यूट्रिशन वाला हमारा स्पिरुलिना, ये तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। हम ये किसी के भी साथ ले सकते हैं, हमें डेली। यस यस यस, मिनरल आप अच्छे ले रहे हो, ये डोसेस, इसकी वजह से आपको बहुत सारा असर मिलने वाला होगा शरीर पे, या फिर मिलता भी होगा उसका रिजल्ट आपको। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अभी हमने रिएक्शन का तो देख लिया, पर ये सबसे मेन हमारा होम रेमेडीज आता है। तो एसिडिटी अगर हुई, तुरंत अगर हमें असर नहीं मिला, हम कुछ भी खाएंगे मेडिसिन, जो रिएक्शन की हो या फिर जो आयुर्वेदिक हो, वो कुछ भी खाओगे तो हमें तुरंत जल्दी नहीं इफेक्ट मिलता। तो हम ये सपोर्टिव ले सकते हैं होम रेमेडीज। तो वो कौन से हैं? ठंडा मिल्क, ये सबको आपको पता होगा। ठंडा दूध है, उससे भी क्या होता है, एसिडिटी कम होने में हेल्प हो जाती है। फिर आता है हमारा जीरा, जीरा का पानी, जीरे का पानी, वो हम जीरा रात भर भिगो के भी रख सकते हैं और वो सुबह पी सकते हैं। या तो फिर जीरे का पानी हम उबाल के उसको ठंडा होके पी सकते हैं। ऐसे वो दो प्रकार के बना सकते हैं हम जीरा वाटर। तो वो हो गया होम रेमेडीज वाला, वो सब आसानी से बना सकते हैं सब लोग। फिर आता है सोप। सोप कब खाना है? सोप क्या करता है, डाइजेशन अच्छी तरह से करता है, डाइजेशन हेल्प करता है डाइजेशन में। वो जो हमारा फूड है उसको अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है सोफ, यानी फेनल सीड्स। सोफ जो है वो हम खाना खाने के बाद खा सकते हैं। ये होम रेमेडीज, ये सब लोग खाते होंगे खाना खाने के बाद। हम्म। फिर आता है एलोवेरा जूस। वो हमारे एलोवेरा जूस भी है डेक्सन का, आप वो भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश भी ले सकते हैं। सबके यहाँ पे फ्रेश नहीं अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप डेक्सन का एलोवेरा जूस ले सकते हैं। तो उससे भी हमारा क्या होता है, एसिडिटी को सप्रेस करने में मदद हो जाती है। एसिडिटी रीसेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एलोवेरा जूस है, जो एलोवेरा कुमारी उसको बोलते हैं, वो क्या है, पित्त शामक है। पित्त शामक है तो डेफिनेटली वो एसिडिटी के ऊपर काम ही करने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिकॉशंस में ये कोल्ड मिल्क विल कॉज गैस्ट्रेटिक इशू ऑफ टू फीमेल बाय। यस यस, किसी किसी को दूध नहीं पचता, तो वो डिपेंड है ना, वो प्रकृति के हिसाब से, वो आप सिम्टम्स के हिसाब से। अगर आपको पहले से पता है कि आपको दूध पीने से लूज मोशंस हो जा रहे हैं या फिर ब्लॉटिंग वगैरह हो रही है, तो आप दूध नहीं पिएगे उस टाइम, ठंडा दूध नहीं पिएगे। तो अगर पीना ही है ऑप्शन है तो उसमें हम एष्टी मधु का पाउडर डाल के पी सकते हैं। ऐसे उसको उबाल के पी सकते हैं। पर दूध, अगर गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो दूध पीना स्किप करें, एलोवेरा जूस पी सकते हैं उसके उसके टाइम पे, या फिर जीरा वाटर पी सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स के हिसाब से। अगर आपको पहले से हिस्ट्री है गैस्ट्राइटिस की दूध की वजह से, तो आप दूध स्किप कर सकते हो। तो प्रिकॉशंस क्या है, हमने देखा लाइफस्टाइल करेक्शन है, डाइट है, सब है। पर मेन प्रिकॉशंस, कुछ भी डिसीज हो उसको हम अगर पहले, मतलब होने से पहले ही हम उसका ध्यान रखेंगे कि इस चीज से ये जो चीजें करेंगे तो उससे नहीं होने वाला, तो वो उसको बोलते हैं प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं हमें?
सबसे पहले है जो भी हम खाने का टाइम है वो मील से जो हमारा खाना है वो हमें स्किप नहीं करना है। सबसे पहली प्रिकॉशन तो ये है, क्योंकि मील स्किप करोगे तो डेफिनेटली पित्त बढ़ने वाला है। पित्त बढ़ेगा तो एसिडिटी होने वाली है। फिर आता है, एक मिनट, हाँ, फिर आता है हमारा जो स्ट्रेस है। अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करेगा, ब्रेन अफेक्ट करेगा तो गट अफेक्ट करेगा। हम्म, इसीलिए यस यस, नेचुरल ईटिंग जिसको हम रेगुलर टाइमिंग पे ईटिंग करना बोलते हैं, जो रेगुलर टाइम है हमारा खाना खाने का, उसको हम फॉलो करेंगे तो हमें एसिडिटी नहीं होने वाली है। पर वो खाने में भी प्रकार होगा, क्योंकि अगर हम खाना टाइम टू टाइम खा रहे हैं पर गलत खाना खा रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। आप भले ही वो टाइम टू टाइम खाओ, पर अगर आप टाइम टू टाइम खा रहे हो तीखा खाना, ज्यादा फ्राइड फूड फूड या फिर ज्यादा तेल वाला खाना और बासी खाना, अगर ये सब आप खा रहे हो तो एसिडिटी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि वो सब फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड और बासी खाना एसिडिटी को, पित्त को बढ़ाता है। इसीलिए भले आप वो टाइम पे खाओ, हम्म, टाइम पे खाना खाना है पर वो हेल्दी खाना खाना है, तब जाके आपका एसिडिटी रिसेट होने वाला है। और दूसरा है स्ट्रेस को अवॉइड करना है, स्ट्रेस को कम करना है। वो आप मेडिटेशन की सपोर्ट से, ब्रीदिंग के सपोर्ट से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि गट और ब्रेन कनेक्टेड है। तो स्ट्रेस होगा तो डेफिनेटली गट पे इफेक्ट होने वाला है। फिर आता है अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी भूख लगे या ना लगे कंटिन्यूसली खाना, ज्यादा फास्ट खाना, ये भी बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी होने का। हम जल्दी जल्दी में बहुत भाग दौड़ी की जिंदगी में हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, तो ये जल्दी खाना खाना भी एसिडिटी को निमोता देता है। तो इसीलिए जल्दी खाना नहीं खाना है, आराम से। हमारे जो पिछले वाले जो हमारे एल्डर्स है, जो बुजुर्ग है, वो क्या बोलते थे कि मतलब एक निवाला हमें कितने टाइम तक चबाना है? कोई बता सकता है ये प्रश्न का उत्तर? कि एक टाइम, नॉट नॉट 16, कोई कोई 16 बोला होगा, पर वो 36 टाइम या फिर 32 टाइम्स, जो भी एक निवाला है वो 32 टाइम्स चबा के खाना है हमें। तो वो क्यों बोलते थे? ताकि हमारे जो मुंह में जो सलाइवा है, जो लाल है, वो नेचुरली प्रोड्यूस होती है। जब वो फूड के साथ मिक्स होती है तब जाके वो हमारे अन्न नलिका यानी इसोफेगस में जाके, स्टमक में जाके अच्छी तरह से पचती है। ये उसी लिए बोलते थे अगर हम तुरंत जोर जोर पटापट खाना खाएंगे, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो क्या होगा? वो सलाइवा के साथ सिक्रीट नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, और खाना आधा ही पचेगा और आधा नहीं पचेगा, या फिर हम आधा वैसे ही कच्चा रखेंगे, उसको अच्छी तरह से पार्टिकल में नहीं ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये ओवर ईटिंग की वजह से और ये ज्यादा फास्ट खाने की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स है। तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हमें खाना आराम से खाना है। 32 टाइम्स चबा के खाना है, इतना टाइम नहीं है तो हम आराम से धीरे धीरे चबा के खाना है। ऐसा मतलब आराम से खाओ, ऐसा नहीं कि 32 टाइम्स, बट ऐसा चबा के खाओ कि हर उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए वो फूड का। जब वो हर प्रोडक्ट, छोटा छोटा प्रोडक्ट सलाइवा के साथ मिक्स होगा तभी जाके वो अच्छा पचने वाला है। हम्म? तो ओवर ईटिंग और फास्ट ईटिंग अवॉइड करनी है हमें। ओवर ईटिंग यानी पेट भरा हुआ है फिर भी हम खाना खा रहे हैं। अगर 2 बजे खाना खाया फिर भी 4 बजे हमें कुछ ना कुछ खाना है, कंटिन्यूसली पेट में कुछ ना कुछ जा रहा है। हमारे भूख है इतनु इतनी सी, भूख है इतनी सी और खाना खा रहे हैं हम इतना, तो क्या होगा? ये ओवर हो जाएगा। तो आपको पता है कोई भी चीजें लिमिट के ऊपर चली गई तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो हमें ओवर ईटिंग भी अवॉइड करनी है। फिर आता है सबसे आजकल सभी को होने वाला जो एक एडिक्शन है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि लेट टाइम तक स्क्रीन देखना। लेट टाइम तक मतलब रात को सोते समय कंटिन्यू मोबाइल देखना। हमें जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता टाइम कितना जा रहा है। हम 1 घंटे 2 घंटे कितना भी टाइम तक हम मोबाइल यूज करते हैं और फिर हमारी नींद भी पूरी नहीं होती, और ये सब साइकिल रिपीट हो जाती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं पर ये हमारी लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट कर रही है। तो ये जो स्क्रीन का टाइम है उसे हमें लिमिट में करना है। जब भी
जरूरत है तभी हमें वो स्क्रीन देखनी, वो भले टीवी की स्क्रीन हो, हमारे काम वाली स्क्रीन हो या फिर हमारी मोबाइल की स्क्रीन हो। रात को 10 बजे मोबाइल साइड में रख के देना है और 11 बजे से पहले सोने की कोशिश करनी है। मोबाइल अगर हम साथ में लेंगे, मतलब बैठ के रखेंगे, हाथ में धर के रखेंगे, तो हमें नींद जो टाइमिंग है, नींद भले ही आएगी पर हम मोबाइल देखते रहेंगे, उसको और भी डिले कर देंगे। तो ये भी कारण है एसिडिटी होने का, या फिर सिर्फ एसिडिटी नहीं पर बाकी के जो डिसीज है उसका भी कारण है। तो हमें प्रिकॉशंस क्या है, टाइम, जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करना, उसमें लिमिटेशंस लाना। और सबसे, ये जो है, ये चारों चीजें तो है इंपॉर्टेंट, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ मेडिकेशन, यानी खुद से ही मेडिसिन लेना। जैसे मैंने पहले ही बोला, एंटासिड जो है, पैंडी, रैंटैक, ओमेज, ये सब है, ये मेडिसिन खुद से मन से लेना। हाँ, ये सब मेडिसिन अब अगर हम सेल्फ मेडिकेशंस करेंगे तो उसका हमें साइड इफेक्ट होने वाला है। तो कोई भी डिसीज उसका साइड इफेक्ट सीधा हमारे डाइजेशन के ऊपर होता है, और डाइजेशन के ऊपर हुआ तो डेफिनेटली वो एसिडिटी को बढ़ावा ही देता है। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं, हमें घर पे भी बतानी है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी बताने हैं, क्योंकि यही चीजें हैं सारे डिसीज को बुलावा देने के लिए। तो इसमें अगर हम प्रिकॉशंस करेंगे, इस पे हम परहेज करेंगे, तो हमें डेफिनेटली हेल्थ जो है हमारी वो अच्छी रहेगी, वेलनेस कंटिन्यू रहेगा। नहीं तो डेफिनेटली हमें अनहेल्दी करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हेल्दी रहने के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ये वो नहीं फॉलो करेंगे तो हमें डिसीज होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब अभी ये जो चीजें हमने देखी है, ये देखी छोटी छोटी है सिम्टम्स, पर ये एसिडिटी के जो सिम्टम्स है वो बहुत सीवियर हो जाते हैं अगर हमें उनको नजरअंदाज किया तो। और ये नजरअंदाजी वाली जो सिम्टम्स है, जो साइंस है, वो कब हमें डॉक्टर की तरफ, मतलब डॉक्टर को दिखाना है या फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करनी है, तो वो कौन सी है। हमें पेट में दर्द होता है, जलन होती है, पर वो कॉमनली रोज वाले, आप अगर किसी ने महसूस किया होगा ये दर्द, ये जलन वाला, तो उनको वो समझ में आएगा वो टेंडेंसी, वो नॉर्मल टेंडेंसी के भी ज्यादा रहेगा, सीवियर पेन रहेगा, तब हमें वो डॉक्टर की तरफ दिखाना है या फिर हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी है। क्यों इन्वेस्टिगेशंस कौन से है, जैसे कि एंडोस्कोपी हो गया, तो उसमें समझ में आता है गैस्ट्राइटिस हुआ है या फिर आईबीएस हुआ है या फिर जीईआरडी हुआ है, जो भी रिफ्लेक्सेस डिसीज है डाइजेशन के या फिर स्टमक के। ये सब इन्वेस्टिगेशंस की वजह से हमें पता चलेगा। पर कब पता चलेगा, अगर हमने ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई दिए, तो उसका हमें समझ, ये क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल बर्पिंग इज ओके, पर वो ज्यादा कंटिन्यूअसली हो रही है और हमें वोमिटिंग्स हो रही है बार 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 एसिडिटी की वजह से, तो इस टाइम हमें डेफिनेटली वो इन्वेस्टिगेट करना है, यानी उसकी जांच करनी है, और जांच के हिसाब से फिर हमें ट्रीटमेंट लेनी है। तो वो कौन से हैं, कंटिन्यूअसली सीवियर पेन, पेट में दर्द होना, पेट में कंटिन्यूअसली जलन होना, कितना भी मेडिसिन खाए पिए वो कम नहीं होना, वो सप्रेस रहना, वो एक है। दूसरी बात है वेट लॉस, वेट लॉस यानी नॉर्मल से भी ज्यादा वेट लॉस होना। ये वेट लॉस जो कर रहे हैं, जो वजन कम कर रहे हैं, वो उसके बारे में नहीं बोल रही, वो नॉर्मल है, पर ये सब सिम्टम्स है उनको एसिडिटी की वजह से, वो सब सिम्टम्स भी प्रेजेंट है और उनका वेट लॉस भी हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी है। और वोमिटिंग मैंने बोला, तो इसमें वोमिटिंग भी वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो तुरंत आ जाती है और वो लंबी आती है, बहुत दूर तक जाती है, वो वाली वोमिटिंग्स, और बार बार वोमिटिंग्स होना, ये सब चीजें हैं, ये एसिडिटी के वजह से भी होते हैं। जब सीवियर एसिडिटी होती है तब ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देती है, और तब हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना है, यानी जांच करनी है। और ये वोमिटिंग वाला सिम्टम्स है, ये किस में आ जाता है, जीईआरडी, जो मैंने गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज बोला था उसमें आता है। उनको कंटिन्यूअसली वोमिटिंग होती है, पर ये कब होता है, कब उनको हुआ, उन्होंने इग्नोर किया, क्या इग्नोर किया, उनको बार बार रिफ्लेक्सेस आ रहे थे, बार बार डकार आ रहा था और बार बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, और वो सब सिर्फ मेडिसिन लेके, एंटासिड्स लेके उसको सप्रेस कर रहे थे, पर वो बीमारी को हटा रहे थे क्या, नहीं, बस उसको कम कर रहे थे, मतलब उसको दबा रहे थे, उसको जड़ से मतलब उखाड़ नहीं रहे थे। तो ये सीवियर में हो गया ट्रांसफर। तो ये वाला जो है इस टाइम पे हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, और इन्वेस्टिगेशंस के लिए
उनको भेजना है या फिर दिखाना है। फिर आता है ब्लड इन स्टूल, यानी जब हम वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम में जाती है, तो हमारे मल जो निकलता है उस टाइम पे ब्लीडिंग होना, वो पाइल्स की वजह से तो होती है, पर कभी कभी वो आईबीएस की वजह से, गैस्ट्राइटिस की वजह से, एसिडिटी की वजह से भी होती है। तो ये सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर ऐसे किसी में भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है। तो वो इन्वेस्टिगेशन कौन सी रहती है? एंडोस्कोपी। तो ये जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जांच नहीं करेंगे हम, तब तक हमें जो डिसीज है उसका मूल कारण नहीं पता चलने वाला। हाँ, तो ये सब याद रखिए। जो ये सिम्टम्स है, एसिडिटी दिखती कॉमन, मतलब दिखता छोटा है, मैंने पहले ही बताया था। एसिडिटी दिखती इतनी है, पर उसके कॉम्प्लिकेशंस इतने सारे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो सबसे मतलब अभी लास्ट में मैं आपको टिप बताऊंगी, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी हम एंटासिड्स खा रहे हैं, वो सिर्फ, मैंने बोला, वो सिर्फ टेम्पररी हमें राहत देते हैं, बस टेम्पररी उसको सप्रेस करते हैं एसिडिटी को, पर वो उसको निकालते नहीं है। वो, ये जो है एंटासिड लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। किसी को भी मतलब खुद से मेडिसिन लेना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। हमारे डॉक्टर के एडवाइस से ही आप जब मेडिसिन लोगे, तभी उसका आपको अच्छी तरह से असर होने वाला है। अगर आपको कोई भी डिसीज हो, कोई भी मतलब बीमारी हो, या फिर एसिडिटी हो कॉमन, उसको क्योर करने का एक ही रूल है, हमें डाइट अच्छी तरह से फॉलो करना है, लाइफस्टाइल अच्छी से रखनी है, पित्त को बैलेंस में रखना है। पित्त बैलेंस रहेगा तो हमारा गट अच्छे से रहेगा, यानी हमारा डाइजेशन अच्छा अच्छा रहेगा। और ये सब चारों चीजें अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली हम वेल ही रहेंगे, हेल्दी ही रहेंगे। तो आपको ये अभी समझ में आ गया? इसमें कुछ प्रॉब्लम है और कुछ बाकी रह गया था, जो मिस हुआ, आपने आवाज नहीं आ रही थी, कट हो गया, ऐसा कुछ था जो मैं फिर से बता सकती हूँ आपको? तो आप प्लीज मैसेज में डालिए, मैं वो फिर से रिपीट करूंगी। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड। अमुक्ता, प्लीज गो टू फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड। हाँ। फर्स्ट एंड सेकंड। या श्योर। यस, एसिडिटी क्या है तो आपने बताया, जो हमारा स्टमक का नॉर्मल एसिड रहता है प्रेजेंट, एक्चुअली स्टमक ही ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर है, जहाँ जिसमें HCl जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रेजेंट रहता है। वो एसिड में और बढ़ना या फिर उसको और भी बढ़ावा देना, जो भी चीजों की वजह से वो एसिड बढ़ता है, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। और उसका इफेक्ट रिफ्लेक्स में आता है, हार्ट बर्न में आता है, हार्ट बर्निंग, बर्पिंग और रिफ्लेक्सेस, ये सब आता है, तो उसमें वो एसिडिटी हम बोलते हैं। स्टमक का जो नॉर्मल एसिड है, उसका ओवर सिक्रीशन होना, ओवर स्टिमुलेशन होना, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। और ये कॉमन प्रॉब्लम अभी हो गया है। नेक्स्ट, सेकंड वाला। यस, सेम मैंने बताया था, नॉर्मल प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया, नॉर्मल प्रोसेस क्या था हमारा डाइजेशन का, तभी आपको समझने वाला है कि एसिडिटी कैसे होती है। नॉर्मल प्रोसेस क्या था? हम खाना खाएंगे, वो खाना हमारे इसोफेगस में जाएगा, यानी हमारे अन्न नलिका में जाएगा, सलाइवा के साथ मिक्स होके, और वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गए, यानी जो वात को साथ में लेके जो मूवमेंट्स हो रहे थे, वो मूवमेंट्स से लेके स्टमक में जाना, हमारे पेट में जाना, और फिर वो ब्रेक डाउन होके न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, अलग अलग चीजों में ब्रेक डाउन होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाना, और वाटर ऑब्जॉर्व, न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व होने के बाद जो वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालना, ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस। इसमें एसिड का नॉर्मल काम हो गया है, जो है वो HCl एसिड का। पर अगर इसमें हम स्टिमुलेशन ज्यादा हो गया, कहीं पे ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हुआ, वो एसिड और भी फॉर्मेशन होने लगा, तो वो हो जाता है इरिटेशन में, बर्निंग में, और वो एसिडिटी निर्माण करता है, रिफ्लेक्शन निर्माण करता है। ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस से अलग प्रोसेस जो हो रही है, उसको हम बोलेंगे एसिडिटी। समझ में आ गया फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड?
चलो, हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एसिडिटी बहुत छोटी सी चीज है, चलो ऐसे ही हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। एसिडिटी है बड़े जो बीमारी है उसको इनविटेशन देना, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो। ओके, अमुक्ता, ओवर टू यू। यस, जैसे मतलब बोला, यस एसिडिटी दिखता छोटा है पर है बहुत बड़ा। यस। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। अश्विनी, आपने इतना अच्छा समझाया। एसिडिटी बोलने के लिए एक छोटा सा वर्ड है, और यस आपने पूरे टाइम बताया कि एसिडिटी एक सिंपल चीज लोगों को लगता है कि बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये है नहीं। अगर इसको इसके रूट पे अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो, और ये जैसे बढ़ेगा हमें उतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे यस टू अ पॉइंट कि हमें आईबीएस, गर्ड, ये सारे जो सिवियर डिसऑर्डर्स है वो हो सकते हैं। तो आप सभी को तो थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया, बट अ ह्यूज थैंक यू टू डॉक्टर अश्विनी, आपने इतना थैंक अच्छा, यू। इतना सुंदर समझाया। मुझे लगा कि एसिडिटी तो छोटा टॉपिक है, उस पे आप 2 घंटे का मास्टर क्लास कैसे ले पाएंगे, बट आपने तो आज करके दिखाई दिया। क्योंकि आज समझा मुझे कि एसिडिटी बहुत लंबा, बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, उस पे यस हमें अलग अलग एस्पेक्ट से देखना जरूरी है। हमें उसको मॉडर्न से भी आपने समझाया, आपने उसको आयुर्वेद से भी समझाया, आपने ये भी समझाया कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे यस उसको मैनेज करना चाहिए, कौन से डेक्सिन के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपने एक अच्छा सा पैकेज अच्छे से उसको समेट के आपने आज सभी को प्रेजेंट कर दिया है। तो it was a very beautiful session. If you want we can take a few questions, but हम यस उनको चैट बॉक्स में ही लेंगे। यस यस, चैट बॉक्स में ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, आवाज क्लियर नहीं आएगी। ओके श्योर। तो किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम मैक्स 3-4 क्वेश्चंस लेते अस्सलाम हैं। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड हेलो। बहुत मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक, आपने आज को जो सेशन दिया, यकीन करें कि दिमाग के सारे ढक्कन खोल दिए। बिल्कुल जैसे कि इसका बताया कि एसिडिटी का बहुत छोटा सा एक लफ्ज है, लेकिन मैं यस कहता हूं कि इतनी देर से मैं एक ही चीज सुनता आ रहा हूं, और वाकई में कि पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान से हूं, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो अपनी डाइट को बेहतर नहीं रखते, जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, ब्रेकफास्ट नहीं करते या लंच वगैरह नहीं करते। और अक्सर उन लोगों में मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं कि जिसको मैं तकरीबन 7 साल से जानता हूं। 7 सालों में उसको आए दिन ये प्रॉब्लम लेती है, और उसकी प्रॉब्लम की वजह ही जो आपने कहा कि डाइट खाना, देखिए ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, दोपहर का यस खाना भी छोड़ दिया। अब वो समझ रही है कि शायद मैं अपने आप को स्मार्ट कर रही हूँ, लेकिन नहीं। वो एक अलग बात है, रोंग जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी खूबसूरती, उसको बालों को गिरना, उसका बड़ापा नुमाया होना, और एसिडिटी बढ़ना उसका, और उसको स्किन की इतनी प्रॉब्लम है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हमने उसको डिएक्शन के प्रोडक्ट भी दिए। लेकिन मैं यहाँ डिएक्शन के प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं यहाँ करूंगा उसकी हैबिट्स को, क्योंकि उसकी जो हैबिट्स है वो ठीक नहीं है। मुरंजी हमारे पास कितनी अच्छी टॉनिक है, बहुत जबरदस्त, लायंस पेन हमारे पास है, स्पाइरुलिन हमारे यस पास है। लेकिन आज जो आपने बात की, यकीन करें कि हम भी शायद इन चीजों को छोटी मोटी चीज समझ रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज से मैं ये मैसेज एक एक घर और एक एक फर्द तक पहुंचाऊंगा कि ये जो यस मेन यस एसिडिटी वाला पॉइंट है, इसको हमने इग्नोर नहीं करना। तो यस, आप सबका बराबर बहुत शुक्रिया, बराबर। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया। हम बाकी के क्वेश्चंस कमेंट्स में लेते हैं, बिकॉज आपकी आवाज कुछ लोगों तक साफ पहुंच रही थी, कुछ को यस दिक्कत हो यस रही थी समझने के लिए। तो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द कमेंट बॉक्स। या यस। माउथ अल्सर का है शिल्पी। प्रोलॉन्ग माउथ अल्सर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एसिडिटी। यस यस, ये सब छोटा छोटा ही रीजन है। एसिडिटी को इग्नोर किया होगा उन्होंने, और वो जैसे मैंने बोला ना, बैड ब्रीदिंग और वो माउथ कोटिंग, ये सब उसकी कारण है। मतलब जो जड़ वाला कारण था वो एसिडिटी, और बाकी का जो रीजन है, मतलब डेफिनेटली जो रूट कॉज है वो एसिडिटी ही होगा उनका।
पर वो डिपेंड करता है उनकी हिस्ट्री के ऊपर। अगर हम हिस्ट्री अच्छे से लेंगे, उनका प्रॉपर पूरा बताएंगे अगर वो उनका रूटीन, तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि उनको एसिडिटी की वजह से या फिर पित्त बढ़ने की वजह से। आपको पता चला कि पित्त बढ़ेगा, पाचक पित्त बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये सारे पित्त जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में ओवरऑल वो डिस्टर्ब होने वाले हैं, और फिर ये अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, ये सब चीजें हैं वो दिखने वाली है। तो डेफिनेटली वो समझ में आ जाएगा कि वो पित्त की वजह से, एसिडिटी की वजह से ही है माउथ अल्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यष्टि मधु, यस यष्टि मधु यानी कि ज्येष्ठ मध। एक क्वेश्चन है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो करते हैं वो कितना सही है वेट लॉस के लिए? नहीं, वो बहुत ही गलत है। मैंने बोला ना कि फास्टिंग, वेट लॉस अगर आपको करना है तो वो मील को आपको ब्रेक डाउन करना है, टाइम टू टाइम खाना खाना है, बस वो उसका जो लिमिट है। आप अगर, मैंने बोला ना, 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी या फिर आधी रोटी उस पे आना है, और फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं। ये टाइम को आपको मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आप खाली पेट रहोगे तो हमारा पेट का जो एसिड है वो और एग्रीवेट होगा, और भी बढ़ेगा, और उसके कारण आपको एसिडिटी तो होने वाली है, पर वो बाकी के जो डिसीज है उसको आप बुलावा देंगे। तो इंटरमिट फास्टिंग करना थोड़ा गलत ही बात है। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन कि फर्मेंटेड खाना कम करना चाहिए बट डीएक्सन का कम्बुचा ले सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस हुआ है ना, वो पूरी तरह से, मतलब है, फर्मेंटेड है, पर उसमें और भी मेडिसिन है ना, तो वो बैलेंस कर रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, वो फर्मेंटेड है पर वो मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड को भी हो तो वो अच्छा ही है। फर्मेंटेड फूड बोला था, तो फूड को ध्यान में रखिए, मेडिसिन को नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन है वो फर्मेंटेड प्रोसेस करने से ही उसकी पोटेंसी बढ़ती है, उसका रिजल्ट मिलता है। हाँ, तो फूड को ध्यान रखिए। फूड, फर्मेंटेड फूड यानी बासी खाना, या फिर जो हम फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं वो वाला, फर्मेंटेड मेडिसिन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Collapsed gallbladder or gallstone is also connected with acidity. Is it, doctor? what, repeat the question. Collapsed gallbladder or हाँ, gallstone, is it related to acidity? Is it because of acidity कि gallstones होते हैं, collapsed यस, gallbladder ओनली, होते हैं? नॉट ओनली रिलेटेड टू एसिडिटी, बट उनका खाने की आदतें, Okay. स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, ये सब उसका कारण हो सकता है। और वो, उनको एसिडिटी हुई होगी पर उन्होंने इग्नोर किया होगा उस चीज को, इसके कारण भी वो हो सकता है। Okay. There's Miss Manju is asking कि उनकी बेटी को आफ्टर डिलीवरी एसिडिटी बढ़ गया, सो ऐसा क्यों और क्या कर सकते हैं? डिलीवरी के टाइम, उनकी बेटी को डिलीवरी के बाद शी स्टार्टेड हैविंग एसिडिटी, तो क्या कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? देखो, प्रेगनेंसी होने के बाद, मतलब डिलीवरी के होने के बाद, हमारे ऑर्गन्स है, हमारा जो बॉडी है वो डेवलप करने में बहुत टाइम जाता है। रिकवर हो जाती है, रिकवर होने में टाइम लगता है। और रिकवर है यानी मतलब कमजोर हो जाती है, बॉडी कमजोर हो जाती है, तो डेफिनेटली हमारा जो डाइजेशन है वो भी कम हो जाता है उस टाइम पे। तो वो एसिडिटी होना आफ्टर डिलीवरी ये कॉमन है, और उसको सप्रेस कैसा करना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं। हम डिलीवरी होने के बाद हम आराम ही करते हैं, तो थोड़ा सा मूवमेंट्स, थोड़ा सा वॉकिंग करना भी उस टाइम पे जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट्स नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी होने वाली है। तो बहुत जन बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद सिर्फ आराम करना चाहिए, सिर्फ आराम करना चाहिए। आराम करना चाहिए, पर खाना खाने के बाद तुरंत सोना ये गलत बात है, वो चाहे आप डिलीवरी के बाद में हो या फिर कोई भी डिसीज के कारण या फिर हो। तो थोड़ा सा आपको चलना है, थोड़ा सा वॉकिंग करना है, थोड़े से मूवमेंट्स रखने हैं। या फिर आप बैठे बैठे अगर हो रहा है, आपको नहीं जम रहा है कुछ भी, तो आप सिर्फ खाना खाने के बाद 15-20 मिनट वज्रासन करो। वज्रासन करने के बाद भी आपका डाइजेशन अच्छा होने वाला है। तो ये हाँ थोड़ी जी। छोटी छोटी चीजें हैं, उसकी वजह से ये रिपेयर हो सकता है हमारा डाइजेशन। So let's take one last question for the day.
Sanjay Kumar Yadav. So he's asking, non-vegetarian food, does it also cause acidity? यस, डेफिनेटली ये तो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो ऑलरेडी हेवी रहता है, हेवी मील है वो। हमारा डाइजेशन कैसा है, नॉर्मल रहता है। अगर हम उसमें हेवी मील डालेंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली वो टाइम लेगा तो एसिडिटी होने ही वाली है। वो डिपेंड है हमारे डाइजेस्टिव फायर के ऊपर। अगर डाइजेस्टिव फायर अच्छा रहा और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहा तो किसी किसी को नॉनवेज भी अच्छी तरह से पचता है, उनको एसिडिटी नहीं होती है। पर डाइजेस्टिव फायर मेटाबॉलिज्म कम रहेगा तो उनको नॉनवेज खाने से, उनको हेवी मील खाने से एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। Okay, so बेसिकली डाइट, जब हम डाइट की बात करते हैं, ज्यादातर ऐसे देखा गया है कि एसिडिटी ही नहीं, आप कुछ भी करते हैं, आप अपने एक्टिविटीज भी हो गया, डाइट भी हो गया, अपना मूवमेंट भी हो गया, जब तक आप एक सेट लिमिट में करते हैं तो वो फायदेमंद का होता है अपने बॉडी के लिए, अपने डाइट के लिए, अपने इवन मेंटल हेल्थ फॉर दैट मैटर। लेकिन कुछ भी हम अति करते हैं, कुछ भी हम ज्यादा Yes, करते हैं, ओवर ईटिंग, तो इट इज नॉट गुड। जैसे नॉनवेज भी काफी लोग लिमिट में खाते हैं, उनको नहीं कंटिन्यू। होता है, लेकिन कुछ लोग जब ज्यादा हो जाता है, नॉनवेज ही नहीं, कोई और स्पाइसी फूड कुछ भी भी फूड। या अचार भी, आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर फुल मील आप कहीं पे भी, घर पे भी बनाते हैं या फिर बाहर से भी खाते हैं, थाली वगैरह, अचार देते हैं, बट अचार का क्वांटिटी कितना है? अगर आप थोड़ा सा ले रहे हो, इट इज गुड, क्योंकि आप अगर थोड़ा सादा खाना खा रहे हो, जिसमें सात्विक खाना खा रहे हो, उसमें ज्यादा मसाले वगैरह नहीं होते हैं, तो सॉल्ट वगैरह भी कम रहता है, बट उसी जगह पे अगर आप थोड़ा सा अचार लेते हो तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही आपने अचार भी इतना पूरा कटोरी भर के लिया, ऊपर से आपने मिर्ची का अचार लिया, फिर तो एसिडिटी आपको लगता ही है। लेकिन लोगों को आज तक यही लगता था कि स्पाइसी फूड खाने से बस एसिडिटी होता है, ऐसा नहीं है। इरेगुलर स्लीप इज एक मेजर चीज। आपने बोला स्ट्रेस के वजह से भी एसिडिटी हो सकता है। आप प्रॉपर मील नहीं कर रहे हो, आप मील स्किप कर रहे हो, आप जो चीज खाली पेट नहीं खानी चाहिए, पीनी चाहिए, आप वो कर रहे हो, तो इस सब के कारण एसिडिटी बढ़ता है। आज तक एसिडिटी बस स्पाइसी फूड को बोला गया है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, स्पाइसी फूड से होता है, वो एक कारण है, बट सिर्फ वही एक कारण नहीं है। है। यस, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अश्विनी, इट वाज एब्सोल्युटली अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। ऊपर से एसिडिटी पे आपने ब्रेक डाउन करके, लाइक लिटरली ए से लेके वाई तक एसिडिटी, तो आपने प्रॉपर अच्छे से समझाया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने हमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल भी दे दिया है कि इन टर्म्स अगर आपको होता है तो होम रेमेडीज क्या है, अपने डीएक्सन में क्या है, डीएक्सन का घी यूज कर सकते हो, अगर घी नहीं तो आप VCO भी यूज करते हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, बिकॉज कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं तो उनको घी नहीं जमेगा, तो उस सीन में आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। तो विद दैट थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू टू एवरीवन। आपने इतने अच्छे से पूरा सेशन सुना, एंड तक आप रहे, आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, इंटरैक्टिव रखा। अगर अब भी आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व, अगर कोई डाउट्स है जो आपको नहीं समझा हो, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। यस, आपको हमारे स्क्रीन पे क्लिनिक का नंबर दिख रहा होगा। आप मंडे से लेके सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप कि अपने क्वेरीज, अपने या फिर अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के, आप किसी के भी क्वेश्चंस, डाउट्स हेल्थ रिलेटेड आप पूछ के क्लियर करें, ताकि आपको वापस यहाँ क्लिनिक में कभी कॉल जिनके भी आज हमने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं उनको भी, मतलब उन्होंने भी कॉल करके पूछा तो भी चल जाएगा। ये नीचे नंबर दिया है, उस पे आप कॉल करके आपकी जो भी डाउट्स है वो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो विद दैट सेड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हम वापस मिलेंगे काफी सारे सेशंस के साथ, बहुत सारे मास्टर क्लासेस आएंगे, बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, एंड
मैं ऐसे ही आपको एंगेजिंग होस्ट बनते आपको दिखूंगी, कभी कभी मैं भी क्लासेस और कोर्सेज भी लूंगी. सो विद दैट सेड, दिस वाज अमुक्ता एंड वी विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे विद अनदर amazing masterclass from the Accent Clinics. Thank you. Thank you.